हेलो नमस्ते। आप सभी का स्वागत है ऑन दी अनस्टॉपेबल्स। दोस्तों, हमने एक सेशन लिया था अभी कुछ दिनों पहले, जहां मैंने आपको हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में ओवरव्यू दिया था। आज हिस्ट्री ऑप्शनल का ही ओवरव्यू नहीं लेंगे, पर ऑप्शनल को समझने से पहले या हिस्ट्री को समझने से पहले एक विषय है जिसे हम लोग कहते हैं हिस्टोग्राफी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ, इतिहास लेखन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव को। जैसे कि हम बात करते हैं कि जितने भी ब्रिटिश ऑथर्स है वो इंडिया के बारे में ऐसा लिखेंगे कि भाई इंडिया एक ऐसा बैकवर्ड और डार्क कंडीशन से गुजरने वाला प्रदेश था, और जैसे ही ब्रिटिश आए उन्होंने आके एक सिविलाइजेशन मिशन चलाया। इस सिविलाइजेशन मिशन के माध्यम से भारत का धीरे धीरे डेवलपमेंट यानी कि प्रगति करने की शुरुआत करवा दी गई। ये पूरी की पूरी जो दृष्टिकोण है, एक तरह का पर्सपेक्टिव है, इतिहास लेखन के अंदर चलता है। इसी को ही हिस्टोग्राफी कहते हैं। पर इस प्रकार की हिस्टोग्राफी के ऊपर जब हम लोग भारतीय इतिहास के कंटेक्स्ट में भारत की रियलिटी के बारे में जब देखते हैं तो पता चलता है कि ये सच्चाई नहीं थी, दिस वॉज नॉट द रियलिटी। तो आज हम लोग इसी ओपिनियंस, इसी पर्सपेक्टिव्स के ऊपर चर्चा करेंगे कि इतिहास लेखन में कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं। पहली बात तो इतिहास लेखन की प्रक्रिया को कैसे जांचना चाहिए। दूसरी बात, इतिहास में कोई वेस्टर्न ऑथर ने या इंडियन ऑथर ने जो भी चीजें लिखी है उसके पीछे का स्कूल ऑफ थॉट, विचारधारा क्या है, वो भी एक बहुत ही पेचीदा विषय आ जाता है। और बहुत सारे बच्चों को, कैंडिडेट्स को ये जो हिस्ट्री राइटिंग है उसके अंदर समझ नहीं आती है। एक सिंपल फॉर्मेट के माध्यम से अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको वो समझाने की कोशिश करूंगा। हम देखने की कोशिश करेंगे हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में इतनी बड़ी टाइमलाइन, क्योंकि हिस्ट्री को हम लोग कहते हैं स्टडी ऑफ द पास्ट। और अगर हम लोग हिस्ट्री को स्टडी ऑफ द पास्ट के रूप में कंसीडर करते हैं तो हमें यह भी पता हो जाना चाहिए कि इतना लंबा पास्ट था, ये पास्ट को टाइमलाइन पर्सपेक्टिव से क्यों कैटेगराइज किया गया है, इसके पीछे जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ये क्लासिफिकेशन में क्यों कहते हैं कि इसको एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं, इसको मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, इसको मिडिवल हिस्ट्री कहते हैं। दूसरा, मैंने आपको अलग अलग शाखाएं बताई जिसे हम लोग स्कूल्स ऑफ हिस्ट्री के रूप में कहते हैं, कि कोई भी ऑथर जो भी ओपिनियन दे रहा है, वो चाहे ब्रिटिश काल हो, वो चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो, वो चाहे मिडिवल हिस्ट्री हो, उसके पीछे की विचारधारा क्या है, उनको भी चर्चा करेंगे। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यूपीएससी की फुल टाइम तैयारी कर रहे हो तो यहाँ अनस्टॉपेबल चैनल के माध्यम से तो मैं आपके साथ जुड़ता ही रहूंगा, पर मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़िए ऑन अनअकैडमी। जी हाँ दोस्तों, अनअकैडमी पे मैं हिस्ट्री ऑप्शनल का पूरा फाउंडेशन कोर्स भी लेता हूँ, जहाँ आपको पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑप्शनल की और हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ साथ दूसरे ऑप्शंस की भी तैयारी मिल जाएगी। आप मुझे फॉलो कर सकते हो on the Unacademy by scanning this QR code. Directly it will land you on my profile and the platform itself, जिससे आप अधिक से अधिक अपनी यूपीएससी तैयारी को थोड़ा और पुश भी कर सकते हो। इसके सिवाय आप यहाँ पे 19,999 के अंदर पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ले सकते हो अपने क्लासेस को अटेंड करके, और हमारे साथ जुड़ के आप अपनी यूपीएससी की तैयारी को एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। ये सब्सक्रिप्शन मॉडल है, जहां एक बार सब्सक्रिप्शन लेने से आपको जितने भी क्लासेस है उन सब का एक्सेस मिल जाएगा। फायदा इसमें बहुत है क्योंकि इसमें आपको कंप्लीट कवरेज मिल जाएगा जीएस सीसेट टेस्ट सीरीज का। जितनी भी नई बैचेस लॉन्च हो रही है उन सब में आप एक्सेस कर पाओगे, लाइव और रिकॉर्डेड बोथ। पिछली बैचेस जो खत्म हो गई उसको भी, और जितनी भी नई आएगी उसमें भी आप अपने यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस के टेस्ट सीरीज है, डाउट सॉल्विंग है, और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इसमें आपको मेंटरशिप भी अवेलेबल करवाई जा रही है। 19,999 के अंदर आपको 1 साल और उसमें भी आपको कुछ महीनों का एक्सटेंशन मिल रहा है, तो इसका जरूर से लाभ उठाइए। इसके सिवाय 27,999 के अंदर जीएस प्लस आपका जो ऑप्शनल है, इन दोनों कोर्सेज का कवरेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि मैं हिस्ट्री ऑप्शनल कराता हूँ, मेरे साथी एजुकेटर्स अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे ही और भी ऑप्शनल्स की तैयारी कराते हैं। हमारे पास पीएसआर से लेके एग्रीकल्चर से लेके सोशियोलॉजी से लेके मैथमेटिक्स से लेके एंथ्रोपोलॉजी, पबएड, हिंदी लिटरेचर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री,
साइकोलॉजी और मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी जैसे ऑप्शनल्स के टीचर्स अवेलेबल है। इन सब के क्लासेस को आप अटेंड करिए और अपनी तैयारी को एक स्टेप फर्दर लेके जा सकते हैं। आप एक बार ऑप्शनल अभी तक चूज नहीं किया है तो आप जीएस ऑप्शनल दोनों का साथ में सब्सक्रिप्शन लीजिए। आप हमारे मल्टीपल ऑप्शनल के क्लासेस को अटेंड करिए। अगर आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं आ रही है कि मुझे कौन सा ऑप्शनल चूज करना चाहिए, उसके बाद आप जरूर से सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन लेते समय ये कोड को यूज करना ना भूलिएगा, PN Live, जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। हमारी नई बैचेस है, आगाज, संभव, फाउंडेशन, नीव बैच है 2026-27 के स्टूडेंट्स के लिए। इन सब के क्लासेस को आप अटेंड कर पाएंगे। इनफैक्ट आप में से जो भी बच्चे खाली मेंस QEP ज्वाइन करना चाहते हैं, मेंस ओनली क्लासेस, वो 5999 के अंदर, जहां पे हम इस बार के खास करके जो UPSC एस्पायरेंट्स है जिन्होंने प्रीलिम्स दी है, जो मेंस के लिए अपने क्वालिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर GS पेपर 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, तो वो भी आप अलग से तैयारी करें। इसके सिवाय अगर आप अगले साल के एस्पायरेंट हो तो 15 जून के लिए खास करके याद रखना, 15 जून को सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे हम लोग कंडक्ट करवाने जा रहे हैं UCSC अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट। ये UCSC स्कॉलरशिप टेस्ट है जहां आप लाइव रैंकिंग के साथ इंडिया के हजारों कैंडिडेट्स के साथ compete कर सकते हो और अपनी UPSC की जर्नी का लेवल कहां पहुंचा है उसको आप असेस कर सकते हैं। इसका दूसरा फायदा भी है क्योंकि इसमें अगर आप अच्छा रैंक लेके आते हो तो अनअकैडमी की तरफ से iPad, Amazon Kindle, MacBook और भी स्मार्ट वॉचेस और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी लाभ के रूप में। इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है, जरूर से ज्वाइन करेगा। और अगर आपको कोड मांगा जा रहा है तो ये PN Live कोड को यूज करना ना भूलिए। खैर, मुद्दे की बात के ऊपर आ जाते हैं। हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में सिलेबस को देखते हैं और सिलेबस के कंटेक्स्ट में देखने की कोशिश करते हैं कि हिस्ट्री को कैसे देखने की आवश्यकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि हिस्ट्री में जो भी है, हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन द राइटिंग ऑफ द सोर्सेस। इतिहास जो है वो स्रोत आधारित है सर, ठीक है। ये सोर्सेस में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आते हैं, ये सोर्सेस के अंदर लिटरेरी सोर्सेस आते हैं, पर इसमें मुद्दे की बात आके एक ही जगह के ऊपर अटक जाती है और अटक जाती है कि हिस्ट्री को देखा कैसे जाता है, हिस्ट्री को समझा कैसे जाता है, हिस्ट्री के पीछे क्यों अलग अलग प्रकार के दृष्टिकोण है, अलग अलग प्रकार के ओपिनियंस है। अगर गांधी जी के बारे में कोई विदेशी ऑथर लिख रहा है तो वो कहेगा कि भाई गांधी जी जो है वो एक प्रकार की सिडिशियस एक्टिविटी कर रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिश। पर अगर कोई भारतीय ऑथर गांधी जी के बारे में लिखते हैं तो वो बताते हैं कि ये नेशनलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, राइट। अगर आप भगत सिंह को देखोगे तो भगत सिंह के बारे में जो ब्रिटिश ऑथर्स है, खास करके वेस्टर्न ऑथर्स है या ब्रिटिश पर्सपेक्टिव से लिखने वाले जो इमीडिएट ऑथर्स से, उनको क्रांतिकारी नहीं मानते थे। उनके लिए शब्द यूज किया गया था टेररिस्ट, राइट, ओके। पर हम भारतीय इतिहास में उनको हमेशा रिवॉल्यूशनरी के रूप में देखते हैं। तो मुद्दा यहाँ पे ही आता है कि इतिहास की बनी हुई घटना तो एक ही है, पर्सनालिटी भी वही है, पर खाली देखने का नजरिया अलग अलग है। और जब देखने का नजरिया अलग अलग होता है तो इतिहास के जो तथ्य है वो भी तोड़ मरोड़ के अलग तरह से इंटरप्रेट भी किए जाते हैं, राइट। हम भारतीय इतिहास के बारे में जब देखते हैं तो भारतीय इतिहास की शुरुआत भारतीयों के द्वारा ही ऐसे तो की गई है, क्योंकि भारत में, प्राचीन भारत में एक ऐसा वर्ग था जो इतिहास लेखन करना जानता था। जैसे पुराण हो गए हैं हमारे पास, या आप देखोगे चरिता यानी कि बायोग्राफीज लिखी गई है इन एंशिएंट हिस्ट्री। बट देन जिसे हम लोग आज की आधुनिक हिस्ट्री कहते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में देखते हैं या ओवरऑल हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में चीज़ों को देखेंगे, तो भारत में जो पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी बेस्ड हिस्ट्री राइटिंग होने की शुरुआत की है वो ब्रिटिश ने की है। इसके लिए ये टॉपिक को कहा जाता है कि मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न इंडिया। आधुनिक काल में जीने वाले ऐसे ऑथर्स और ऐसे हिस्टोरियंस जिन्होंने प्राचीन, मध्यकालीन और जो ब्रिटिश काल है, जो खास करके कॉलोनियल पीरियड है, उसमें भारतीय इतिहास के बारे में हमें जानकारी दी, भारतीय इतिहास के बारे में हमें बताया और बताया कि ये वास्तविकता थी भारत की, इस तरह से भारत की सभ्यता एग्जिस्ट किया करती थी, इस तरह से भारत में लोग अपना जीवन जिया करते थे, ठीक है। अब मुद्दे की बात यहाँ पे ये आती है कि पूरा का पूरा प्राचीन भारत है, मिडिवल इंडिया है या मॉडर्न इंडिया है, ये क्लासिफिकेशन तो पहले हिस्ट्री में किसी ने किया नहीं था। आप सब लोग जानते ही होंगे कि द क्लासिफिकेशन वॉज नॉट देयर इनिशियली। आज एक ऑथर के रूप में मैं कोई भी चीज़ लिख रहा हूँ तो मैं थोड़ी ये बताऊंगा कि भाई इसको तुम एंशिएंट इंडिया में डाल देना है, मिडिवल इंडिया में डाल देना। मुद्दा यह आता है कि जब क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ द पास्ट किया गया हिस्ट्री के अंदर और जब अभ्यास किया गया, एनालिसिस किया गया, तो समय के साथ पहिया जब आगे चला तो समय को ही फिर बांटने की शुरुआत हुई। बांटने की शुरुआत क्यों होती है उसके पीछे का भी कारण देखिए। तो देयर वर सो मेनी इवेंट्स इन हिस्ट्री। इतिहास में सैकड़ों इवेंट्स हो गए थे। इतने सारे इवेंट्स को समझाने के लिए, अच्छी तरह से टेबुलेट करने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए
क्लासिफाई करने की आवश्यकता हो जाती है। इसी को ही कहते हैं पीरियडाइजेशन इन हिस्ट्री और क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री सर, ठीक है। क्या कहते हैं? पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री और क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। और जब ये पीरियडाइजेशन और क्लासिफिकेशन हुआ, इसी के ऊपर जितनी भी इवेंट्स बनती है इनके ऊपर एक डिबेट चलती है जिसे हम लोग कहते हैं हिस्टोग्राफी, कि भाई इतिहास लेखन की जो प्रक्रिया है उसको किस तरह से आइडेंटिफाई किया गया, उसको किस तरह से एनालाइज किया गया, ठीक है। अब मुद्दे की बात यहाँ पे ये आ जाती है कि भाई हिस्ट्री क्या है सर, ठीक है। तो हिस्ट्री एक तरह से आप देखोगे तो ग्रीक शब्द है हिस्टोरिया, वहां से डिराइव होने वाला आपको एक डेफिनेशन मिल जाएगा। इट्स अ ग्रीक टर्म कॉल्ड एज हिस्टोरिया। नॉर्मली ये इंक्वायरी के साथ जुड़ा हुआ है, टू इंक्वायर इनटू सर्टेन थिंग्स। जैसे एथिक्स के लिए आपको ग्रीक वर्ड मिलता है इथोस, वैसे हिस्ट्री के लिए आपको हिस्टोरिया मिलेगा। अब मुद्दे की बात आती है कि ऐसा क्यों और ग्रीक्स के कंटेक्स्ट में क्यों जोड़ा गया है। तो आपने हीरोडोटस का नाम सुना होगा सर, ठीक है। हीरोडोटस को बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई करके ये कहते हैं कि इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। वाई? क्यों? क्योंकि ये वही महात्मा है, या एक तरह से एक ऐसे व्यक्ति के रूप में, स्कॉलर के रूप में ग्रीक्स मानते हैं इनको, कि भाई इनके द्वारा जो हिस्ट्री है वो लिखने की शुरुआत हुई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तकरीबन 5th सेंचुरी BC, मतलब हमारे यहाँ बुद्धिज्म का जो दौर चल रहा था, इसके कंटेम्प्रेरी पीरियड के अंदर ये जो हीरोडोटस करके जो भाई साहब है, इन्होंने पर्शियन और ग्रीक हिस्ट्री के ऊपर किताबें लिखनी शुरू की थी, इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना शुरू किया था। भारतीय इतिहास या दुनिया के इतिहास में ग्रीक्स को इस तरह से भी याद रखते हैं, क्योंकि जैसे सिकंदर था, आप देखोगे 4th सेंचुरी BC के आसपास का पीरियड है, और जब वो दुनिया को जीतने चला था तो अलेक्जेंडर भी अपने साथ इतिहासकारों को, यानी कि तथ्य लिखने वालों को साथ में लेके गया था, और उन सब की मदद से उसने कहा था कि सब कुछ लिख देना, ऑब्जर्वेशन जो भी तुम लोग देख रहे हो, सो दैट हम उसको नोटिफाई कर पाए, अच्छी तरह से कोडिफाई कर पाए, और भविष्य की जनरेशन के लिए भी हम बता पाए, उनको एहसास करा पाए कि भाई देखो ये घटनाएं ऐसी हुई थी। तो ग्रीक्स वर वन ऑफ द अर्लीस्ट वंस, जिनके लिए ये कहा जाता है कि भाई इन्होंने भारतीय इतिहास या दुनिया के इतिहास के बारे में जानकारी दी। इसके लिए हिस्ट्री जो शब्द है वो भी आपको ग्रीक वर्ड से ही आता है। डेफिनेशन में इसमें ये भी इंक्लूड होता है कि भाई जहां आप डिस्क्राइब करते हो, एग्जामिन करते हो, क्वेश्चन करते हो, एनालिसिस करते हो पास्ट इवेंट का। और खासियत यह है कि खाली इवेंट का एनालिसिस के अंदर आप वो नहीं देखते हो कि राजा आया और राजा गया, आप हिस्ट्री के अंदर ये भी समझने की कोशिश करते हो कि क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्योंकि हिस्ट्री इज नॉट ओनली द स्टडी ऑफ द पास्ट, हिस्ट्री ऑल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ द चेंजेस। चेंजेस का मतलब क्या है? सोसाइटी पहले कैसे हुआ करती थी, अब सोसाइटी कैसे कंडक्ट करती है। पॉलिटिकल सिस्टम में पहले चीफडम यानी कि छोटे राज्यों वाले सिस्टम थी, वहाँ से मोनार्की और वहाँ से डेमोक्रेसी यानी कि राजशाही से लेके हम लोग एक लोकतंत्र की तरफ आए तो कैसे आए, और उसके पीछे के फैक्टर्स क्या क्या थे, राइट। या आप देखोगे अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर में बदलाव होने की शुरुआत हुई, क्योंकि पहले एक एग्रीकल्चर सेंट्रिक सोसाइटी थी, वहाँ से आज की तारीख में हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चले गए, और इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी आप अगर फर्दर निकलते हो तो देन यू कम टू नो अबाउट द फर्दर एरा ऑफ डेवलपमेंट, जो साइबर फिजिकल गुड्स की पॉइंट ऑफ व्यू से या आज की जो इंटरनेट एज की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें कितना डेवलपमेंट हुआ है। तो बदलाव तो हुआ ही है, जीवन के अंदर बदलाव हुआ है, टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ है, पॉलिटी में बदलाव हुआ है, सोसाइटी में बदलाव हुआ है। हिस्ट्री इसी को ही कहते हैं दोस्तों, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट, अलॉन्ग विद द पास्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्टडी ऑफ द चेंज। अब मुद्दे की बात ये आई है कि हिस्ट्री को जब हम लोग क्रोनोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो सामान्यतः हम सबको पता है कि हमने हिस्ट्री को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। इसी को ही कहते हैं पीरियोडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री या पीरियोडाइजेशन इन हिस्ट्री, जहां हिस्ट्री के अंदर बनी हुई घटनाओं को 3-4 पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग 3-4 पीरियड्स में या उससे अधिक पीरियड में डिवाइड करते हैं। अब सवाल ये आता है कि भारतीय इतिहास की कहानी किस तरह से शुरू हुई। अब आप सब लोग थोड़ा बहुत भारतीय इतिहास के बारे में जानते भी होंगे, राइट। और आपको भी पता है कि भाई स्टोन एज की एक दौर था, तकरीबन आज से 4 लाख साल पहले या 5 लाख साल पहले के आसपास का पीरियड है, जहां से हमें पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में पता चलता है। फिर मीसोलिथिक और उसके बाद न्यूलिथिक, वहां से चाल्कोलिथिक, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग मेटल एज की तरफ जाते हैं। मेटल के अंदर भी हमें पता चलता है कि चाल्कोलिथिक से लेके हम ब्रॉन्ज की तरफ गए, ये वही ब्रॉन्ज एज है जहां से हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी डेवलपमेंट हुआ, राइट। वैसे वैसे समय का पहिया आगे गया और चलते 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 आज की तारीख में वर्ष 2025 में हम लोग जी रहे हैं। बीच में बहुत सारे टाइम पीरियड आया, समय आया, डायनेस्टीज आई, सबने शासन किया, राजा आए, राजा गए, है ना, वंश आए, वंश चले गए, साम्राज्य बने, साम्राज्य टूट भी गए हैं।
इसमें ही विदेशी आक्रमणकारी भी आए, कुछ विदेशी शासक जो थे वो भारत के ही हिस्सा बन गए, कुछ लोग विदेश से आए, भारत के ऊपर शासन किया और फिर उनको हकाला गया, जैसे अंग्रेजों की कहानी के अंदर हम लोग ये सब चीजें पढ़ते भी है, राइट। अब मुद्दे की बात यहाँ पे ये आती है कि भाई इतना बड़ा टाइम पीरियड हिस्ट्री का था, ये कैसे आइडेंटिफाई हुआ और भारत में हिस्ट्री के बारे में या हिस्ट्री के अंडरस्टैंडिंग के बारे में कैसे नॉलेज मिलता है। तो देखिए यहाँ से हिस्टोग्राफी शुरू होती है, इतिहास लेखन की जो प्रक्रिया है या इतिहास लेखन के बारे में जो जानकारी है वो किसने ढूंढनी शुरू की। तो इट वाज द ब्रिटिश ओनली हु स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जब हम लोग आधुनिक काल की बात करते हैं, आधुनिक यानी कि 18th सेंचुरी के आसपास का पीरियड है, जहां ब्रिटिश भारत में आके ऑलरेडी अपना राज शासन की शुरुआत कर चुके हैं बैटल ऑफ प्लासी के बाद, और ब्रिटिश ने ही भारत में सैकड़ों संस्थाएं बनवानी शुरू की थी, जहां उनको इंटरेस्ट आ गया था भारतीय इतिहास के बारे में। अब ऐसा क्यों था? बिकॉज ब्रिटिश को एक चीज बहुत पहले से ही क्लियर कट पता थी कि इफ दे वांट टू रूल फॉर अ लॉन्गर टाइम ओवर इंडिया, अगर भारत के ऊपर लंबे समय तक शासन करना है, अगर भारत के ऊपर अपना अधिपत्य जमाना है, तो इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कल्चर, सोसाइटी और उसके भूतकाल यानी कि पास्ट का नॉलेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पास्ट का नॉलेज होगा तो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए आप पॉलिसीज बना सकते हो और अपने आप को चेतित भी कर सकते हो। ये ब्रिटिश ही थे जिन्होंने भारत के अंदर संस्थाएं बनाई, जैसे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जैसी संस्था बनती है, या वॉरेन हेस्टिंग्स आप देखोगे गवर्नर के रूप में काम करता है। तब उसने यहाँ पे ये कहा कि हम लोग भारतीय समाज में कोई बदलाव नहीं करेंगे, ना ही मिशनरीज को इतना फ्रीडम देंगे कि वो भारत में आके रिलीजियस चेंजेस करने की शुरुआत करें। ये क्यों? क्योंकि ये लोग चाहते थे कि पहले इंडिया का स्टडी किया जाए। और इतिहास लेखन में एक स्कूल ऑफ थॉट निकल के आया जिसे हम लोग कहते हैं ओरिएंटल स्कूल ऑफ थॉट, या इसी को ही कहते हैं इंडोलॉजिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। क्या कहते हैं इतिहास लेखन के अंदर? कि हिस्ट्री राइटिंग में जो हिस्ट्री के अंदर रिसर्च होने की शुरुआत हो गई सर, ठीक है। और ये रिसर्च के अंतर्गत एक पर्सपेक्टिव निकल के आया। पर्सपेक्टिव किसका निकल के आया? जो ब्रिटिश ऑथर्स से, ब्रिटिश एक्सपर्ट्स से, जो लोग सो कॉल्ड कह रहे थे कि भाई देखो हमें भारत के बारे में जानना है, हमें भारत के बारे में थोड़ा बहुत समझना है। कैसे समझेंगे सर? ठीक है, तो ये समझने की प्रक्रिया के कंटेक्स्ट में हमें ये पता चलता है कि एक ओरिएंटल स्कूल ऑफ थॉट और एक इंडोलॉजिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें बननी शुरू हो जाती है। इंटरेस्टिंगली ये जो ओरिएंटल स्कूल ऑफ थॉट था और इंडोलॉजिस्ट स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं इसको, इसी के अंदर से कुछ लोगों ने हिस्ट्री का पीरियडाइजेशन भी करवाना शुरू किया। पीरियडाइजेशन का मतलब क्या है? कहा कि भाई इतिहास को कैसे बांटा जा सकता है, कि अगर हम लोग स्टोन एज से शुरू करते हैं, ब्रॉन्ज एज के पीरियड में जाते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आर्यंस के बारे में पता चला, वी विल सी कि बाद में हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में नॉलेज मिला, उसके बाद बुद्धा के बारे में पता चलता है, जैनिज्म के बारे में पता चलता है, मुगल्स के बारे में, सब कुछ नॉलेज धीरे 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 करके टाइम फ्रेम के अंदर उभर के आ चुका है। टाइम फ्रेम तो उभर के आ चुका है, पर उसको पीरियडाइज कैसे करना है, क्लासिफाई कैसे करना है, क्या सभी पीरियड को एक साथ देखना है कि नहीं देखना है, तो उसको लेके एक डिबेट चली। डिबेट में इनिशियल पीरियड के अंदर आप देखोगे कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है जेम्स मिल, जिन्होंने किताब भी लिखी बाद में जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये 3 वॉल्यूम के अंदर पब्लिश की गई किताब थी, जहां इन्होंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि अगर भारतीय इतिहास को समझना है, अगर आपको उसको देखना है, तो हम उसको 3 पार्ट्स के अंदर देख सकते हैं, 3 पीरियड्स में देख सकते हैं। उन्होंने आइडेंटिफाई करके बताया कि वी शुड डिवाइड इंडियन हिस्ट्री बेस्ड ऑन द रिलीजन। बेस्ड ऑन द रिलीजन का मतलब क्या होता है? कि हमको धर्म आधारित भारतीय जो इतिहास है उसको डिवाइड करना है। प्राचीन भारत को हिंदू धर्म के साथ जोड़ना है, मध्यकालीन को मुस्लिम, और आधुनिक काल को सर, ठीक है, क्रिश्चियन नहीं देखना है, पर ब्रिटिश पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की आवश्यकता है। अब ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि इनको लग रहा था कि ब्रिटिश वर सुपीरियर इन नेचर। ब्रिटिश जब आए 18th सेंचुरी में भारत में, जब उन्होंने अपना साम्राज्य बनाने की शुरुआत की आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, प्रिसाइसली आफ्टर 1750s, तो इनके ऊपर एक तरह की हेजेमनी इनके स्कूल ऑफ थॉट में, इनके दिमाग के अंदर आ गई थी कि द एशियन सोसाइटीज आर एट लोअर लेवल कंपेयर टू यूरोपियंस, है ना। वो कल्चरली, टेक्नोलॉजिकली, पॉलिटिकली, सोशली, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसी के ही शायद कारण इन्होंने रिलीजन को पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिवाइड करवाने की कोशिश की। ये सबसे पहला क्लासिफिकेशन जेम्स मिल्स के द्वारा किया गया। ये जेम्स मिल ने हाईलाइट करके बताने की कोशिश की कि ब्रिटिश के आने से पहले भारत में हिंदू डेस्पोट्स और मुस्लिम डेस्पोट्स का द्वारा शासन किया जा रहा था। किसका? डेस्पोट्स। डेस्पोट्स का मतलब क्या होता है? कि भाई एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी राज्य व्यवस्था जहां कुछ लोग सत्ता हथियाए के बैठे हुए हैं। प्राचीन भारत के अंदर एक हिंदू डेस्पोट्स हुआ करते थे जो कोई प्रजा के वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहे थे, और मध्यकालीन युग है, खास करके सल्तनत का युग है या मुगलों का युग था,
इसके अंदर आपको मुस्लिम डेस्पोट शासन करेंगे। और इसने ये भी बताने की कोशिश की कि ये दौर के अंदर धार्मिक असहिष्णुता, रिलीजियस इंटॉलरेंस है, कास्ट बेस्ड टाबू है, सुपरस्टिशंस है, ये सब कुछ भारत की सोशल लाइफ के अंदर प्रैक्टिस किया जा रहा था। और इसी सब के आधारित भारत का जो सामाजिक जीवन है वो डोमिनेट करवाया जा रहा था, राइट। ओके, तो ये भी चीजें इन्होंने हाईलाइट करवाने की कोशिश की। किसने किया? ये जेम्स मिल के द्वारा हाईलाइट किया गया और कहा गया कि भाई देखो, ऐसी व्यवस्था भारत के अंदर चला करती थी। ये व्यवस्था के कारण ब्रिटिश जो थे वो आके भारतीयों का विकास करने आए हैं, ठीक है। अब मुद्दे की बात आपको यहाँ से ये निकल के आती है कि जैसे जेम्स मिल ने ये चीज को आइडेंटिफाई करवाने की कोशिश की, तो काफी लोगों ने इसके ऊपर आइडेंटिफाई किया और क्वेश्चन कर दिया कि भाई दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री, दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू पीरियडाइज हिस्ट्री। जैसे जैसे समय का पहिया आगे गया वैसे वैसे वी विल सी कि हिस्टोरियंस के द्वारा एक और डिवीजन आया, कहा कि एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न पीरियड के रूप में डिवाइड कर देना चाहिए हिस्ट्री को। अब सवाल आता है कि एंशियंट, चलो एक टाइमलाइन के अंदर आपने डाल दिया कि अब टिल 7th 8th सेंचुरी वो एंशियंट होगा, 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद अर्ली मिडिवल, फिर मॉडर्न। अब किसको मॉडर्न कहेंगे? मॉडर्न किसको कहा जाएगा सर? ठीक है, तो मॉडर्न की डेफिनेशन इन्होंने ये कहा कि मॉडर्न पीरियड 18th सेंचुरी से शुरू होगा। ये वो पीरियड होगा जहां मॉडर्निटी आई है भारत के अंदर। मॉडर्निटी क्यों? क्योंकि ब्रिटिश आने शुरू हो गए थे, रैशनलिटी आनी शुरू हो गई थी, एक प्रकार की साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करवाने की कोशिश की थी। एंशियंट और मिडिवल पीरियड में इस प्रकार की विचारधारा नहीं थी, लिबर्टी नहीं थी, इक्वालिटी नहीं थी, फ्रेटर्निटी नहीं थी सर, ठीक है। एंड वी विल फाइंड कि इन्होंने ये आइडेंटिफाई करवाया, खास करके वेस्टर्न ऑथर्स ने, कि हम आपके यहाँ पे आधुनिकता लेके आए हैं, इसके लिए हिस्ट्री को इस तरह से कैटेगराइज करना चाहिए। अंडरस्टूड दिस पार्ट? ओके। जैसे जैसे समय का पहिया और आगे चलता है, कुछ लोगों ने कहा कि उसको मॉडर्न पीरियड नहीं कहना चाहिए, उसको कॉलोनियल पीरियड कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि 18वीं शताब्दी के अंदर ये कॉलोनियल पीरियड की ही शुरुआत हुई थी भारत के अंदर, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी संस्था उभर के आई, जिसके द्वारा भारत में सामाजिक सुधार और ग्रेजुअली वी विल सी की अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए बदलाव लाने की शुरुआत हुई और भारतीय समाज को बदला जाता है। अंडरस्टूड दिस पार्ट? मोटे मोटे तौर के ऊपर आज की तारीख में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि एंशिएंट पीरियड से, यानी कि स्टोन एज से शुरू होते हुए तकरीबन 6ठी शताब्दी या 7वीं शताब्दी तक का जो पीरियड है उसको एंशिएंट इंडिया के रूप में कंसीडर करते हैं। ऑलमोस्ट 7th सेंचुरी ऑनवर्ड से लेके आगे का जो पीरियड है उसको अर्ली मिडिवल कहते हैं। अर्ली मिडिवल का मतलब क्या है कि गुप्ता पीरियड के बाद का जो पीरियड है, खास करके हर्षवर्धन का जो पीरियड आता है, पल्लवों का पीरियड आता है, इंपीरियल चोलास का गुर्जर प्रतिहार वाला जो दौर आता है भारतीय इतिहास में, उसको अर्ली मिडिवल कहा गया है। 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक का पीरियड है उसको हम लोग मिडिवल पीरियड के रूप में कहते हैं, जहां तुर्की शासक दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो चुकी है, मुगलों की आगमन हो चुकी है और फिर मराठे और विजयनगर जैसे फोर्सेस भी उभर के आए। एंड फाइनली 18th सेंचुरी ऑनवर्ड से, 18वीं शताब्दी ऑनवर्ड से वी विल फाइंड कि आज हम लोग डिफाइन करते हैं कि इसको मॉडर्न पीरियड के रूप में कंसीडर करेंगे। आज की तारीख में मोटे मोटे तौर के ऊपर अगर आप देखोगे तो ये टाइमलाइन और ये कैटेगराइजेशन को हम लोग सही मानते हैं, बाकी सारी कैटेगराइजेशन के ऊपर हम लोग नहीं मानते हैं, राइट। अब मुद्दे की बात ये आती है कि भारतीय इतिहास में ये कैटेगराइजेशन तो चलो आज तो हमने अच्छी तरह से कर दिया है, पर आज से कुछ साल पहले जब इतिहास लेखन करने की शुरुआत हुई थी, हिस्ट्री राइटिंग होने की शुरुआत हुई थी, जो ब्रिटिश ऑथर्स के द्वारा किया गया था, वो ये कैटेगराइजेशन और टाइमलाइन को नहीं फॉलो करते हैं। उनके स्कूल ऑफ थॉट, उनके दिमाग के अंदर एक ऐसी क्यूरियोसिटी थी जो भारतीय इतिहास को वो एक अलग तरह से पेश करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं एक नए टॉपिक के ऊपर जिसे हम लोग कहते हैं हिस्टोग्राफी। हिस्टोग्राफी का मतलब ही ये होता है कि हम लोग हिस्ट्री को एक स्पेसिफिक स्कूल ऑफ थॉट के अंदर से देखेंगे। इतिहास लेखन करने वाले व्यक्ति की क्या विचारधारा थी वो बहुत मैटर करती है, रेदर देन वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है। क्योंकि अगर आप उसकी विचारधारा को समझ जाओगे, आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि उसकी ओपिनियंस कैसे फॉर्म हो रही है ऑन अ पर्टिकुलर इवेंट, ऑन अ पर्टिकुलर पर्सनैलिटी, ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ पास्ट। ओके, तो हिस्टोरियंस के द्वारा इतिहास लेखन करने वाले जो व्यक्ति है, उन्हीं के ही द्वारा वी विल फाइंड कि एक एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में इन्होंने एक स्कूल ऑफ थॉट को स्टडी करने की शुरुआत की, जहां हिस्टोरियंस ने कैसे स्टडी किया है अपने ही एक पर्टिकुलर विषय को अलग अलग टेक्निक लगा के, वहां से ही आपकी हिस्टोग्राफी शुरू हुई। इस हिस्टोग्राफी की जो शुरुआत हुई, इसी के ही कारण वी विल फाइंड कि हिस्टोग्राफी में अलग अलग प्रकार के ओपिनियंस बनने शुरू हो गए।
जैसे कि आप देखोगे तो एक सबसे पहली अर्लीस्ट हिस्ट्री राइटिंग की जो शाखा डेवलप होती है भारतीय इतिहास को लेके, जिसे हम लोग कहते हैं ओरिएंटल स्कूल या कॉलोनियल स्कूल ऑफ थॉट, जो एक दूसरे के पैरेलल चलता है। ग्रेजुअली वी विल सी कि इंडियन हिस्ट्री के अंदर एक और स्कूल ऑफ थॉट निकल के आया जिसे हम लोग कहते हैं नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि यहाँ से फिर मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट निकल के आता है। देन वी विल सी कम्युनल स्कूल ऑफ थॉट भी निकल के आया है। और आखिर के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको कैम्ब्रिज जैसी शाखा में से या कैम्ब्रिज जैसी संस्थाओं के अंदर भी इतिहास लेखन के अंदर जब रुचि डेवलप होने की शुरुआत हुई तो लोगों ने अपने अपने ओपिनियन फॉर्म करने शुरू किए। इसमें ही आज की तारीख में एक और स्कूल ऑफ थॉट आपको देखने को मिलती है जिसे हम लोग कहते हैं सबॉल्टन स्कूल ऑफ थॉट, जहां भारतीय इतिहास के कंटेक्स्ट में कुछ ऑथर्स ने एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव से भी इतिहास को और इवेंट्स को देखने की कोशिश की है। अब ध्यान से रखिएगा क्योंकि ये विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस विषय के ऊपर बहुत ही कम क्लैरिटी होती है स्टूडेंट्स को और एस्पायरेंट्स को, और इवन जीएस के भी बच्चे हैं उनको भी ये विषय की समझ होनी चाहिए कि भाई ये स्कूल ऑफ थॉट्स क्या है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि भारतीय इतिहास के कंटेक्स्ट में या भारत की इतिहास लेखन के कंटेक्स्ट में देखोगे तो इट वाज नॉट पीपल लाइक अस जो आज की तारीख में इतिहास के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, जो अपना ओपिनियंस बना रहे हैं, रिसर्च करते हुए उसके ऊपर किताब लिख रहे हैं। इट वर द ब्रिटिश हु वर द वंस हु स्टार्टेड द हिस्ट्री राइटिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया, ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड इवन इन मिडिवल इंडिया। ये ब्रिटिश कालीन ऑथर ही थे जिनको ये रिसर्च करने की एक प्रकार की इच्छा थी, क्यूरियोसिटी थी। इनके पीछे बहुत सारे फोर्सेस थे जो चाहते थे कि भारत में इतिहास लेखन हो। अब ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ, वाई आई एम सेइंग सो, तो उसके पीछे का कारण है, समझ जाइए। आप देखने की कोशिश करिए कि ब्रिटिश जब से इंडिया में आए थे तब से इनको ये चीज़ क्लियर हो रही थी कि इफ़ दे वांट टू सर्वाइव एंड सस्टेन एंड फ्लरिश इन इंडिया, they need to understand the Indian society, Indian political order, and they also wanted to make sure कि इंडिया को हिस्ट्री का स्टडी करके या इंडियन हिस्ट्री का स्टडी करके इंडिया की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। और उन सब के लिए भारतीय इतिहास लेखन की जो प्रक्रिया है वो इन्होंने करवाने की शुरुआत की। इनिशियल पीरियड के अंदर एक स्कूल निकल के आए जिसे हम लोग कहते हैं पूर्ववादी विचारधारा, ओरिएंटलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, जिसे हम लोग इंडोलॉजिस्ट के स्कूल के रूप में भी कहते हैं। इंडोलॉजिस्ट स्कूल क्यों? क्योंकि ये इंडिया के बारे में स्टडी करते हैं। पर वहां से ही वी विल सी कि इन्होंने जब अपने ओपिनियन फॉर्म करने शुरू किए तो ये ओपिनियन एक तरह से आप देखोगे तो कॉलोनियलिज्म यानी कि उपनिवेशवाद की जो प्रक्रिया है उसको मजबूत करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए इतिहास लेखन करेंगे। अब ये कैसे होता है, ठीक है, मुद्दा यहाँ पे इस तरह से निकल के आता है कि कैसे होता है। यहाँ से आपको अब अलग अलग अप्रोचेस के कंटेक्स्ट में क्वेश्चंस आते रहते हैं और यहाँ से किताबों के नाम भी आपको पूछे जा सकते हैं, राइट? ओके, तो 18वीं शताब्दी यानी कि 1750s के बाद वाला टाइम है। ब्रिटिश भारत में आ चुके हैं। इनको अब भारत में भारतीय भाषाओं के बारे में जानना है, भारत के कल्चर के बारे में जानना है, भारत में अपना कंसोलिडेशन मजबूत करना है, तो क्या करेंगे? तो ब्रिटिश ने जितने भी एक्सपर्ट्स थे अपने देश के अंदर उनको बुलाया, भारतीयों की मदद ली, यहाँ के जो लोकल्स थे, और उनकी मदद से ट्रांसलेशन वर्क्स को इनिशिएट किया गया। ट्रांसलेशन वर्क्स का मतलब क्या था, ठीक है, तो बहुत सी किताबें इनिशिएट की जाती है, बहुत सी किताबें लिखवाई जाती है और कहा जाता है कि तुम आओ भारत के बारे में हमें बताओ और भारत के ऊपर कैसे लंबे समय तक शासन किया जा सकता है उनकी इतिहास के बारे में बताओ, ठीक है। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ लोग आए जिन्होंने ओरिएंटलिज्म की स्टडी को शुरू किया। ओरिएंटलिज्म का मतलब ही होता है स्टडी ऑफ द ईस्ट, है ना। ईस्ट का मतलब क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि भारत को अगर आप देखोगे तो वेस्टर्न वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ईस्ट में है, वो पूर्वीय दुनिया के अंदर है, राइट। ओरिएंटल कंट्रीज के अंदर इंडिया, चाइना, जापान, ये सब कंट्रीज को लोग इंक्लूड किया करते थे। एंड अंडर द स्टडी ऑफ द ईस्ट यानी कि पूर्व की जो दुनिया है उसको इंक्लूड करते हुए दे ट्राई टू मेक श्योर अराउंड कि ये लोग भारतीय कल्चर को और इतिहास को स्टडी करके अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाए, ठीक है। तो इसमें चार्ल्स विल्किंस जैसे लोग आए, विलियम जोन्स जैसे लोग आए, फेडरिक मैक्स म्यूलर जैसे इंडिविजुअल्स आपको मिलेंगे। ये है मैक्स म्यूलर जिन्होंने वैदिक पीरियड के ऊपर और वेदास के ऊपर भी अपनी ओपिनियन दी और रिसर्च किया, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि इन्होंने अपने हिसाब से ओपिनियंस फॉर्म करके इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताया। अब आप देखोगे तो इनिशियली ये जितने भी ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स आपको मिल जाते हैं, इनका इनिशियल काम क्या था, तो इनका काम था ट्रांसलेशन करना।
अब जैसे विलियम जोन्स के बारे में आप देखोगे तो विलियम जोन्स एक ऐसे व्यक्ति के रूप में थे जिन्होंने संस्कृत और लैटिन लैंग्वेज के बीच में सिमिलरिटी एस्टेब्लिश की। संस्कृत और लैटिन के बीच में उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि भाई देखो, लैटिन जहां से ही इंग्लिश लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ है और संस्कृत जहां भारत में ही ज्यादातर भाषाएं जो संस्कृत से डिराइव हुई है, उन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी है। सो दे बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल जो एक ही भाषा बोलने वाले थे। जैसे अंग्रेजी भाषा बोलने वाले जो उनके एंसेस्टर्स होंगे और संस्कृत यानी कि इंडो आर्यन भाषा बोलने वाले जो लोग थे, वो सबके सब एक समूह से बिलोंग करते थे, सेंट्रल एशिया से। इस प्रकार की हाइपोथेसिस दी गई है। इसके बेसिस के ऊपर से हिस्ट्री राइटिंग हुई है, इसके बेसिस के ऊपर से ओपिनियन लिखे गए हैं। अब जैसे विलियम जोन्स ने इनिशियली आके ट्रांसलेशन का काम किया, लैंग्वेज के ऊपर काम करने की कोशिश की, किताबों का काम करने की कोशिश की, और उसके माध्यम से उसने ये बताने की कोशिश की कि भाई देखो, एक आर्यन ग्रुप ऑफ पीपल है जो सेंट्रल एशिया से आए थे और इन्हीं भाषाओं में से संस्कृत भी निकल के आई है, इन्हीं भाषाओं में से अंग्रेजी भी निकल के आई है, फारसी भाषा भी निकल के आई है, जर्मन भाषा भी निकल के आई है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। अब कैसे उसको पता चला ये सब चीज़ें? तो विलियम जोन्स क्योंकि भारत में एक से ज़्यादा किताबों का ट्रांसलेशन करता है, जैसे कि उसने कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का ट्रांसलेशन किया, वी विल सी कि संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करता है, जयदेव की गीत गोविंदा के ऊपर वो काम करेगा, मनुस्मृति जो किताब है सर मनु के द्वारा लिखी गई है स्मृति लिटरेचर के रूप में, इसके ऊपर इनके द्वारा काम करने की कोशिश की गई, विलियम जोन्स के द्वारा है। ये जोन्स ही थे जिन्होंने उपनिषद के ऊपर भी काम किया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं आपको मार्क कर देता हूँ। इससे हमको समझ में आ रहा है कि विलियम जोन्स अपने आप को लिंग्विस्टिक एक्सपर्टीज में कितना मानते थे। यही विलियम जोन्स फारसी वर्क है लैला मजनू, इसको भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, और धीरे धीरे करके जैसे चीज़ों का इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे विलियम जोन्स के साथ साथ और भी लोगों ने भारतीय इतिहास के बारे में ट्रांसलेशन और टिप्पणी करना शुरू किया। अब जैसे इसमें से चार्ल्स विल्किंस आपको मिलेंगे जिनके द्वारा भगवत गीता के ऊपर काम किया गया। वी विल ऑल्सो फाइंड कि इसी दौर के अंदर नेथेनियल ब्रेसी हेलहेड जैसे व्यक्ति आपको मिलते हैं जिन्होंने जेंटू लॉस की किताब लिखी। जेंटू लॉस की किताब बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि ये वो किताब थी जो वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल के अंदर लिखी गई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है आफ्टर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, और ये वॉरेन हेस्टिंग्स चाहता था कि भारत के लोगों को भारतीय कल्चर के हिसाब से उनके ऊपर गवर्नेंस करनी चाहिए, इंडिया के कस्टम्स और ट्रेडिशंस को चेंज नहीं करना चाहिए। मैं नहीं बदलना चाहता हूँ भारत के कल्चर्स को, ट्रेडिशंस को, परंपराओं को, क्योंकि इट माइट गो अगेंस्ट द ब्रिटिश इंटरेस्ट। वो ब्रिटिश इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जा सकते हैं। और शायद इसी का ही कारण था कि इनिशियल ब्रिटिश पीरियड के अंदर ये जितने भी लोग आए इनके द्वारा अलग अलग प्रकार की किताबें लिखी गई, ओपिनियंस बनाए गए। इन्हीं में से ही आप देखोगे तो बंगाली ग्रामर के ऊपर भी काम किया गया है, और इनमें से ही कुछ कुछ लोगों ने ब्राह्मी लिपि को भी डिसिफर किया। जैसे 1837 में आपने जेम्स प्रिंसेप नाम के एक व्यक्ति का नाम सुना होगा जिन्होंने ओरिएंटलिज्म के नाम के ऊपर अशोक के बारे में हमको बताया, क्योंकि ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने ब्राह्मी प्राकृत को डिसिफर किया और कहा गंगाधर ही शक्तिमान है। गंगाधर ही शक्तिमान है का मतलब ये है कि जिसे हम लोग प्रियदर्शी के रूप में या देवम प्रियासी के रूप में कहते हैं वही अशोक है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस को उन्होंने आइडेंटिफाई करवाया। ये मुद्दा मूलतः से क्यों करवाया जाता है, और इसके ऊपर और भी कार्य किए गए सैकड़ों ऑथर्स के द्वारा, सैकड़ों व्यक्तियों के द्वारा भी, ठीक है। जैसे इसी के ही एक्सटेंशन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में बनाई जाती है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। आपके यहाँ पे गवर्नर जनरल था वेलेस्ली। वी विल सी कि इस दौर के अंदर बाद में जब मिड 19th सेंचुरी का टाइम पीरियड आया तब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसी संस्था भी बन के आई। सवाल यह आता है कि भाई इसके ऊपर इतना ओरिएंटल स्टडी और ओरिएंटल लर्निंग करने की आवश्यकता क्या थी? व्हाट वाज द नीड टू हैव दिस ओरिएंटलिस्ट एंड इंडोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट? तो इसके पीछे का इंटेंशन यही था कि वे देखो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य नया नया उभर के आ रहा है, और इतिहास एक ऐसा विषय है जिसको जाने बिना आज की तारीख में आप अपने आप को गवर्न नहीं कर सकते। मतलब इफ़ यू वांट टू मेक श्योर कि आपको गवर्नेंस अच्छा चलाना है तो भारत के कल्चर, ट्रेडिशंस, हिस्ट्री को, पास्ट को जानना बहुत जरूरी था, राइट। तो ये चाहते थे कि भाई देखो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह से उभर के आए। इसके लिए इन्होंने इतिहास लेखन करवाने की शुरुआत की बाय डूइंग सर्टेन रिसर्च ऑन इंडिया। अब जैसे
आप एक कॉलेज देखोगे जिसका नाम है फोर्ट विलियम कॉलेज। ये फोर्ट विलियम कॉलेज नाम की संस्था की स्थापना की जाती है बाय रिचर्ड वेलेस्ली, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एट दैट टाइम। और रिचर्ड वेलेस्ली मार्क्स ऑफ वेलेस्ली के रूप में कहते हैं। ये क्यों करता है? क्योंकि वो उस टाइम पे देख रहा है कि इंग्लैंड से सैकड़ों सिविल सर्वेंट्स इंडिया आ रहे थे। इनको अगर भारत में गवर्नेंस चलाना है, अगर इनको भारत में शासन चलाना है, तो उनको भारतीय कल्चर, ट्रेडिशंस और हिस्ट्री के बारे में नॉलेज होना ही चाहिए, राइट। इसी के एक्सटेंशन में बहुत सारे ऑथर्स आए जिन्होंने अलग अलग प्रकार की किताबें लिखी। अब जैसे विलियम जोन्स ने तो किताब लिखी, फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर ने किताब लिखी, आपको वी.एस. स्मिथ जैसे ऑथर्स देखने को मिलेंगे जिनके द्वारा किताब लिखी जाती है। वी विल ऑल्सो फाइंड एल्फिंस्टोन जैसे ऑथर्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिनके द्वारा हिस्ट्री के ऊपर टेक्स्ट लिखी गई। और इन सब टेक्स्ट के द्वारा सर, ठीक है ना, इन सब टेक्स्ट के द्वारा या जेम्स मिल के द्वारा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले आपको हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में पीरियडाइजेशन के बारे में बताया, तो ये जो पीरियडाइजेशन हम लोग देखते हैं उसमें जेम्स मिल की जो किताब है, जिसने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम की किताब लिखी है, उन सब के द्वारा ये भारतीय इतिहास को एक अलग तरह से पेश करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये कहते तो थे कि भाई हम तो इंडोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, इंडोलॉजिस्ट है, हम इंडिया के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसके ऊपर हिस्ट्री राइटिंग कर रहे हैं। whereas in reality the whole orientalist school or the Indologist approach to study the Indian history was to justify the colonial view on history। मतलब यह है कि ये बात मीठी मीठी करेंगे पर भारतीय इतिहास में सब नकारात्मकता दिखाएंगे, वो कभी भी अच्छी बातें नहीं लिखेंगे। जैसे पीरियडाइजेशन में ही गलती कर दी इन्होंने। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि पीरियडाइजेशन में क्या किया। इनिशियल पीरियड में जब जेम्स मिल ने किताब लिखी अपनी, तो उसने कहा कि भाई हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश पीरियड है ना, क्रिश्चियन पीरियड जैसे उसने आइडेंटिफाई करवाया इतिहास को। अच्छा, आइडेंटिफाई करवाना होता रिलीजन के बेसिस के ऊपर तो एक जैन पीरियड और बुद्धिस्ट पीरियड भी लिख दिया होता उसने। ही वुड हैव रिटन द जैन पीरियड ऑफ हिस्ट्री और द बुद्धिस्ट पीरियड ऑफ हिस्ट्री, जहां भारत में शायद जैनिज्म का एक दौर भी रहा है और बुद्धिज्म का भी एक दौर रहा, उसको क्यों नहीं लिखा उसने? तो ये सब उनकी त्रुटियां थी। दिस वर ऑल सर्टेन लिमिटेशंस इन हिस्ट्री, जहां ये लोग भारतीय इतिहास को एक नेगेटिव वे में आइडेंटिफाई करवाने की कोशिश कर रहे थे, दिखाने की कोशिश कर रहे थे, राइट। तो ये जितने भी कॉलोनियल व्यू या ओरिएंटल स्कूल ऑफ थॉट से लिखने वाले लोग थे, अल्टीमेटली ये सब कॉलोनियलिज्म को जस्टिफाई करने के लिए लिखे थे, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि व्हाई दे वर राइटिंग अबाउट इंडिया एंड व्हाट वाज देयर स्कूल ऑफ थॉट, है ना। तो व्यक्ति का इंटेंशन ये नहीं था कि भारतीय इतिहास को अच्छी तरह से हाईलाइट करके लोगों के अंदर रखा जाए। ये लिखने के पीछे का कारण था कॉलोनियलिज्म को जस्टिफाई करना। और कॉलोनियलिज्म को अगर जस्टिफाई करना है, आपको उपनिवेशवादी व्यवस्था को जस्टिफाई करना है, तो इसमें आपको ऐसा ही दिखाना पड़ेगा कि भारत एक हमेशा से बैकवर्ड स्टेट रहा है। हमने आके आपको फॉरवर्ड या आगे प्रोग्रेसिव प्रक्रिया में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया हैज बीन ट्रेडिशनली अ बैकवर्ड कंट्री और अ बैकवर्ड सिविलाइजेशन और अ बैकवर्ड सोसाइटी। यू डिड नॉट हैड योर ओन कल्चर, आइडेंटिटी एंड ट्रेडिशंस, बट व्हेन वी केम टू इंडिया, वी का मतलब क्या है, ब्रिटिश केम टू इंडिया, ये ब्रिटिश लोग आके आपका भला करेंगे, आपका वेलफेयर करेंगे। इस पर्सपेक्टिव से जो हिस्ट्री लेखन हुआ है, इसी को ही हम लोग कहते हैं द ओरिएंटल स्कूल ऑफ थॉट टू जस्टिफाई द आइडिया ऑफ कॉलोनियलिज्म। इसके लिए इसी को ही बहुत लोगों ने हिस्ट्री में कह दिया है कि भाई ये पूरा का पूरा कॉलोनियल स्कूल ऑफ थॉट से ही मानता है, ठीक है। ये ओरिएंटल स्कूल ऑफ थॉट कैसे मानेगा? जैसे इंडियन हिस्ट्री को जनरलाइज कर देगा। इसी के अंदर से आप देखोगे तो ओरिएंटलिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया बनाने की कोशिश करते हैं। अब ओरिएंटलिस्ट रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? तो बेसिकली इन्होंने जो लिमिटेड हिस्ट्री का स्टडी किया, इंडिया के लैंग्वेजेस का स्टडी किया, इंडिया के पास्ट का स्टडी किया, कल्चर का स्टडी किया, इसके ऊपर इन्होंने अपने तथ्य देने शुरू कर दिए, अपने ओपिनियन देने शुरू कर दिए। जैसे इन्होंने कहा कि इंडिया कभी यूनाइटेड नहीं था। ये वी.एस. स्मिथ अपनी किताब में लिखता है, विंसेंट आर्थर स्मिथ, वो कहता है कि इंडिया वाज नेवर यूनाइटेड। वो तो हम आए, आपने यूनाइट कर दिया। हम आए, ब्रिटिश आए और ब्रिटिश ने आके इंडियंस को यूनाइट कर दिया, बाकी आप थे ही नहीं सर, ठीक है। हम आए, उसके पहले भारत एक डार्क एज से गुजर रहा था, जिसको डार्क सेंचुरी के रूप में भी कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो देयर इज अ पॉइंट विच इज हाईलाइटेड इन द फॉर्म ऑफ डार्क एज एंड डार्क सेंचुरी। क्या कहता है वी.एस. स्मिथ कि भाई ब्रिटिश आए, इसके कारण भारत की प्रगति हुई। अगर हम नहीं आते तो ना ही तुम्हारे पास यूनिटी थी, ना ही तुम प्रोग्रेस कर पा रहे थे। तुम तो एक दबी हुई और वंचित सभ्यता के रूप में थे। क्या कहते हैं?
under the history and under their opinions, they are highlighting that India was a very backward civilization. अब ये थ्रू आउट जेम्स मिल की किताब में आपको मिलती है, मैक्स म्यूलर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे जब उसने इंडियन हिस्ट्री के ऊपर टिप्पणी की है वहाँ मिल जाएगी, या जितने भी फॉरेन ऑथर्स है, स्ट्रेची है, रीस है, ये सब लोगों ने यही चीज़ आइडेंटिफाई किया है। अब ये कभी नहीं स्वीकारेंगे कि इंडिया पॉलिटिकली यूनाइटेड था अशोक के पीरियड में, मौर्यन एज के अंदर, गुप्ता पीरियड में, इवन मिडिवल एज में भी आप देखोगे जब मुगल्स ने अपना अधिपत्य जमाया तो उसके बाद धीरे धीरे करके भारत में एक राजकीय रूप से ढांचा तो बना ही गया था कम से कम। बट ब्रिटिश विल डिनाई दिस पार्ट। क्यों? क्योंकि उनको पता है हिस्ट्री एक ऐसा विषय है, इतिहास एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से वो लोगों को दिमाग को कॉलोनाइज कर पाएंगे। इंडियंस को कमजोर दिखाना है, इंडियंस को कभी एक तरह से देखोगे तो प्रोग्रेसिव नहीं दिखाना है। उनको ये चीज बहुत क्लियर कट पता है कि अगर इंडियंस को हमने ये दिखा दिया कि भाई तुम्हारी भी कल्चर था, तुम्हारा भी सिविलाइजेशन था, तुम तो पॉलिटिकली इतना बड़ा एम्पायर बना के बैठे हुए थे एक टाइम के ऊपर, तो फिर ब्रिटिश रूल के प्रति भारत के लोगों की जो विचारधारा है उसके ऊपर भी सवाल उठेगा कि भाई तुम क्यों शासन कर रहे हो हमारे ऊपर, वाई यू आर रूलिंग ओवर अस, है ना। हम तो अगर इतने सालों से या इतनी जनरेशन से पहले से ही हम ऑलरेडी अच्छी तरह से अपने आप को गवर्न कर रहे थे, तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस दे विल ऑलवेज शो नेगेटिव। अब जैसे 18th सेंचुरी को इन्होंने हमेशा से नेगेटिव दिखाया इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में, ऐसा क्यों हुआ? वाई दे हाईलाइटेड 18th सेंचुरी? 18th सेंचुरी मतलब 1750 का जो पीरियड है या 1700s का जो पीरियड है इंडियन हिस्ट्री में, उसको हमेशा से नकारात्मकता के रूप में दिखाना। भाई उसके पीछे का कारण क्या है? तो उसके पीछे का भी कारण वही है। 18th सेंचुरी से पहले भारत फ्रेगमेंटेड था पॉलिटिकली सर, ठीक है। मुगल्स दिल्ली तक सीमित हो गए थे, उसके आजू बाजू में आप देखोगे रीजनल स्टेट्स बनने शुरू हो गए थे, भारत में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी और इन्वेजन्स भी बहुत हुए, जैसे अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन हो गया हो, या आप देखने की कोशिश करोगे तो इन्वेजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल सी कि नादिर शाह का इन्वेजन हुआ हो। मराठे उभर के आए थे पर मराठे अभी स्टेबल नहीं कर पाए सर, ओके। और इसका इन्होंने एक तरह से इंटरप्रिटेशन निकाला कि इंडिया बड़ा डार्क एज था, द कंट्री वॉज फुल ऑफ कियोस एंड बार्बरिटी। वैसा नहीं था सर, ठीक है। 18वीं शताब्दी में भी कल्चर, ट्रेडिशन, इकोनॉमी, ये सब कुछ डेवलप हो रहा था। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण भारत में एक अंधकारमय युग की शुरुआत हुई है। ऐसा इतिहास में लिखने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि ये लिखना था इनको। ये लिखने के पीछे का कारण है क्योंकि ब्रिटिश को एक चीज बहुत क्लियर कट पता थी कि अगर इस तरह का इतिहास लेखन नहीं किया, इफ दे डू नॉट राइट दिस टाइम्स इन हिस्ट्री, देन द इंडियंस विल नॉट एक्सेप्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत के लोगों को दिखाना पड़ेगा कि देखो हम तुमको अंधेरे से उजाले की तरफ लेके आए हैं, फ्रॉम डार्क टू द एज ऑफ लाइट वी हैव टेकन यू फॉरवर्ड एंड हेंस यू वी आर अ लिबरेटिंग फोर्स टुवर्ड्स यू। हम आपके समाज के लिए, हम आपके समाज के प्रोग्रेस के लिए एक ऐसी उदारवादी ताकत के रूप में आए हैं जो बेसिकली आपको वी विल सी की निकाल रही है, आपको अंधकारमय से उजाले की तरफ लेके जा रही है। इसके लिए ये मिल से लेके आप जितने भी विल्किंस के राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लोगे या बाकी सारे लोगों के अंदर भी देखोगे तो हमेशा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा सर, ठीक है। इंटरेस्टिंगली इंडिया में कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया को जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने एक स्कूल ऑफ थॉट निकाला जिसे हम लोग कहते हैं सोशल डार्विनिज्म को जस्टिफाई करना। अब व्हाट डू यू मीन बाय सोशल डार्विनिज्म एंड व्हाई द आइडिया ऑफ सोशल डार्विनिज्म केम इनटू द कॉलोनियल हिस्टोग्राफी, जो ओरिएंटलिस्टिक ट्रेडिशन से डिराइव होके आई है, उसके पीछे का कारण आप समझिए सर, ठीक है। आपने डार्विन के बारे में सुना होगा, चार्ल्स डार्विन सर, ठीक है, जो थियरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बताता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में बताता है, और वो कहता है कि भाई ह्यूमन इवोल्यूशन ऐसे हुआ है स्टेजेस बाय स्टेजेस, सब लोग सर्वाइव नहीं कर पाए, जो फिट होगा वो सर्वाइव होगा। अब डार्विन की थियरी भी मतलब एक हाइपोथेसिस है, उसके ऊपर भी डिबेट हो सकती है अलग से साइंस के अंदर, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। डार्विन की थियरी को सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे उसको इम्प्लीमेंट करके भारत को कॉलोनाइज किया जा सकता है, उसके पीछे का सबसे बढ़िया उदाहरण है द ब्रिटिश कॉलोनियलाइजेशन ऑफ इंडिया। कैसे किया गया सर, ठीक है। डार्विन ने कहा था कि भाई देखो 10 स्पीसीज होगी, अलग अलग प्रकार की, अलग अलग प्रजातियां हैं, उनमें से 1 या 2 सर्वाइव करेगी जो रूल करेगी पूरी ऑर्डर के ऊपर, पूरी सोसाइटी के ऊपर, या पूरी स्पीसीज का जो एक इकोसिस्टम है उसके ऊपर सर, ठीक है। डार्विन ने इस तरह का हाइपोथेसिस दिया था और कहा था कि बाकी सब सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अंडरस्टूड दिस पार्ट।
इस बेसिस के ऊपर से जब ब्रिटिश भारत के ऊपर राज कर रहे थे 1800s के बाद, और इंडियंस को धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि ये हमारे ऊपर शासन कर रहा है और हमारा शोषण कर रहा है, हमें इसके ऊपर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, तो इसी प्रकार की डार्विनियन स्कूल ऑफ थॉट को इन्होंने भारतीय इतिहास के ऊपर लागू किया। कहा कि भाई देखो, वी आर सुपीरियर, हम गोरे हैं, हम तुमसे सुपीरियर है, हम कल्चरली, टेक्नोलॉजिकली, पॉलिटिकली, मिलिट्रीली, इकोनॉमिकली, सोशली हम सब तुमसे एडवांस्ड है। एंड एज पर द डार्विन स्कूल ऑफ थॉट विच इज रिलेटेड टू द थियरी ऑफ इवोल्यूशन, but it can be implemented to the society as well, and because we are culturally superior, we are fit to rule over Indians. Okay, तो हिस्ट्री में ही इंडियंस को जस्टिफाई करवा दिया गया तो गोरों का शासन गलत नहीं है। ये गोरों का शासन गलत नहीं है, ये सब चीज़ें लिखी जाती थी आपकी वी.ए. स्मिथ की किताब के अंदर, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के अंदर सर। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि भाई इस तरह से वी विल सी कि कॉलोनाइजेशन को जस्टिफाई करना, इंडिया की सोसाइटी को एक स्टेगनेंट सोसाइटी के रूप में दिखाना, बताने की कोशिश करना कि ये ब्रिटिश थे, ये ब्रिटिश ने आके आपको पाथ ऑफ प्रोग्रेस के ऊपर लेके आए हैं, आपकी प्रगति भी ना होती, आपकी कोई प्रोग्रेस भी ना होती अगर ब्रिटिश नहीं आते तो, और इनडायरेक्टली साम्राज्यवाद को जस्टिफाई करना और इतिहास के अंदर एक नई जनरेशन को क्रिएट करना, इतिहास के माध्यम से मैं कहूँगा एक नई जनरेशन को क्रिएट करना जो हमेशा से लॉयल हो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति, और ऐसा हुआ है। ठीक है, आप देखिए ये जो कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से हिस्टोग्राफी लिखी गई है, इससे क्या हुआ, व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट। 1850 से लेके 1900 तक आते आते जो भी इंडियन सोसाइटी के लोग थे वो सबके सब प्रो ब्रिटिश आपको मिलेंगे। इंडियन हिस्ट्री का सबसे प्राइम एग्जांपल मैं दे सकता हूँ मॉडरेट्स का। इंडियन हिस्ट्री में जब मॉडरेट्स का इवोल्यूशन हुआ, कांग्रेस नाम की संस्था उभर के आई थी जो अर्ली नेशनलिस्ट के रूप में भी कहे गए हैं, अगर आप उनका स्कूल ऑफ थॉट देखोगे तो दे विल ऑलवेज बी लॉयल टू द ब्रिटिश एम्पायर। आप मॉडरेट्स की राइटिंग देखोगे तो वो हमेशा से ये कहेंगे कि भाई देखो, हम तुम्हारे फेवर में बात कर रहे हैं, हमें कोई फ्रीडम नहीं चाहिए, हम तो खाली रिफॉर्म्स चाहते हैं विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। इनडायरेक्टली दे वर सपोर्टिंग द कॉज ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, जहां उन्होंने ये सवाल नहीं किया था कि भाई देखो इंपीरियलिज्म गलत है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश द्वारा जो शासित राज्य व्यवस्था थी, जो अर्थव्यवस्था थी, जो शिक्षा व्यवस्था थी, एजुकेशनल सिस्टम थी, उसमें ये प्रकार का हिस्ट्री राइटिंग किया गया है, इस प्रकार की हिस्ट्री को डेवलप करवाया गया है। तो क्या होगा सर? ठीक है, इनडायरेक्टली वी विल कम टू नो कि इन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट को उस दौर के अंदर क्रिटिसाइज किया, इंडियन नेशनलिज्म की आलोचना की। जैसे कि अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो एक स्ट्रेची करके ऑथर था, स्ट्रेची ने जब इंडियन नेशनलिज्म के ऊपर अपनी टिप्पणी की तो उसने कहा कि इंडिया एज अ नेशन इज जोक ऑफ द सेंचुरी। भारत एक राष्ट्र के रूप में कदापि एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि भारत एक राष्ट्र के रूप में नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में बहुत सारे राष्ट्र हैं। देखिए, यूरोप में राष्ट्रों का निर्माण धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति के ऊपर बना है, और भारत में बहुत धर्म है, बहुत जातियां है, बहुत समाज है, बहुत ही संस्कृतियाँ एग्जिस्ट करती है, कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं छोटे छोटे पॉकेट्स के अंदर। तो उन सब के ऊपर कैसे इंडिया एक सोसाइटी के रूप में, नेशंस के रूप में आगे चल पाएगा? और अगर नेशन के रूप में नहीं बन पाएगा तो नेशनलिज्म तो कभी इंडियंस में आएगा ही नहीं। राइट सर? ठीक है, इसी का ही बेस बना के, इसी का ही आधार बना के ये स्ट्रेची नामक हिस्टोरियंस और वेस्टर्न हिस्टोरियंस जब कॉलोनियल व्यू से हिस्ट्री लिखेंगे तो हमेशा से ये आइडेंटिफाई करवाने की कोशिश करेंगे कि भाई देखो, ये जो हिस्ट्री राइटिंग है उसमें आप कभी एक थे ही नहीं और ना ही आप एक हो पाओगे सर। ठीक है, तो इस दौर के अंदर इंडियन नेशनलिज्म को क्रिटिसाइज करवाना, वी विल फाइंड कि ब्रिटिश प्रोटेगनिस्ट को जस्टिफाई करना और उनको ग्लोरीफाई करना। इनडायरेक्टली इन्होंने जितने भी कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से या हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे एग्जाम्पल्स देना जिसके माध्यम से ब्रिटिश रूल को लेजिटिमाइज कर पाए। और जब भारतीय लोग इतिहास में ही सवाल उठाए तो सवाल उठा के उसको दबा दिया जाए और कहा जाए कि भाई देखो, ब्रिटिश आर हियर ऑन अ सिविलाइजेशनल मिशन। ये सिविलाइजेशनल मिशंस के रूप में अगर वो तुम्हारे ऊपर शासन कर रहे हैं तो गलत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे इतिहास में तो ये कुछ था ही नहीं, तुम्हारा तो कोई कल्चर ही नहीं था, तुम्हारी नेटिव पॉपुलेशन में कोई डेवलपमेंट ही नहीं था। भारत में जो राजा थे वो सब डेस्पोटिक थे, वो कोई प्रजा के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए नहीं काम कर रहे थे। इंडियंस को हिस्ट्री का नॉलेज ही नहीं था, ये नॉलेज भी अंग्रेजों ने ही आके दिया।
भारत में जाति प्रथा थी, भारत के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद का अभाव था, भारत के लोग ज्यादा से ज्यादा खाली और खाली अध्यात्म की तरफ जब जुड़ गए थे और इन्होंने कोई कल्चर, मटेरियल और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस अपने इतिहास में देखा ही नहीं है। ये तो ब्रिटिश ने आए हैं, ब्रिटिश ने आके ये सब आपके लिए करवाया है, ठीक है। ये स्कूल ऑफ थॉट भारतीय लोगों को दिखाया जाता है इतिहास लेखन के अंदर। इसी को ही ओरिएंटलिज्म के आधारित कॉलोनियल हिस्टोग्राफी के रूप में जस्टिफाई किया गया और ये चलता रहा अप टिल 1850s एंड अर्ली 1900s, जहां ब्रिटिश शासित एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जितने भी अंग्रेजों के द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थाएं थी उसमें इसी प्रकार की बातें पढ़ाई गई, जिसके माध्यम से इंडियंस के दिमाग को कॉलोनाइजेशन के विरुद्ध ना जाए उसके लिए ध्यान रखा गया। एक तरह से आप देखोगे ब्रेन वॉशिंग किया गया था लोकल इंडियन पॉपुलेशन का, और इसी कंटेंट को इन्होंने ब्रिटिश किताबों के माध्यम से, यूनिवर्सिटीज के माध्यम से, स्कूल्स के माध्यम से, बाद में कॉलेजेस के माध्यम से उसको ज़्यादा पॉपुलराइज करवाया, ठीक है। ये स्कूल ऑफ थॉट था जिसे हम लोग कहते हैं ओरिएंटलिस्टिक बेसिस के ऊपर से, जहां ये कहा गया कि इंडियंस आर अनफिट टू सेल्फ गवर्न देमसेल्व्स, इंडियंस के पास डेमोक्रेसी और नेशनल आइडेंटिटी का अभाव है, इंडियंस हमेशा से मॉरल कैरेक्टरिस्टिक्स में नीचे रहे हैं, इनके पीछे धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं बहुत डोमिनेट करती रहती है, और वी विल फाइंड कि इंडिया ट्रेडिशनली ऑटोक्रेटिक शासकों के द्वारा ही रूल किया गया है। इंडिया की जो ट्रेडिशनल शासक थे वो बड़े क्रूअल हुआ करते थे, और ब्रिटिश अगर इंडिया में आके ऑटोक्रेटिक शासन कर रहे हैं तो वो इंडियंस के वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। इस तरह की चीजें इन्होंने बताई। ये भी बताई इतिहास लेखन के अंदर कि इंडिया में कोई भी चीज इनोवेट नहीं हुई है, ना ही कोई क्रिएटिविटी के रूप में निकल के आई है, और इंडिया में जो भी चीजें अच्छी अच्छी है परंपरा के रूप में, कला के रूप में, क्राफ्ट के रूप में, साहित्य के रूप में, ये सब कुछ ब्रिटिश लेके आए थे। इंडियंस को कोई नॉलेज ही नहीं था, इंडियंस को कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी। ये स्कूल ऑफ थॉट आपकी ओरिएंटलिस्ट बेसिस के ऊपर से निकल के आई, इसी को ही कहते हैं कॉलोनियल हिस्टोग्राफी। कॉलोनियल हिस्टोग्राफी कॉलोनियल पीरियड में अप टिल 1900 से आप देखोगे 1900 तक आते आते बड़ी पॉपुलर करवा दी गई, और ब्रिटिश सेंट्रिक इंस्टीट्यूशंस में यही हिस्ट्री को और यही हिस्ट्री राइटिंग के बेसिस के ऊपर से ओपिनियंस फॉर्म करके किताबें लिखी गई और बच्चों को सिखाया गया, ठीक है। 1857 तक आते आते भारत में तीन यूनिवर्सिटीज बन जाती है, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता के अंदर। वहां पे भी यही चीज सिखाई जाती है। वी विल कम टू नो कि इंडियन स्टडीज को या इंडियन स्टूडेंट्स को भारत के बारे में कम बताया जाता है, और जो भी बताया जाता है सब नेगेटिव बताया जाता है। और शायद इसी का ही कारण था कि जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी में वी.एस. स्मिथ की किताब और जेम्स मिल की किताब, है ना, जेम्स स्मिथ और वी.एस. स्मिथ, इन दोनों के द्वारा लिखी गई जब किताबों को पॉपुलराइज करवाया गया तो इंडियंस को समझ में आया कि दिस इज नॉट द रियलिटी इज समथिंग एल्स। बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम सुना होगा, वंदे मातरम का नारा दिया। वही बंकिम चटर्जी जब 1857 के बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सबसे अर्लीस्ट ग्रेजुएट्स में से एक हुआ करते थे, उनको जब कॉलेज में और यूनिवर्सिटी के कार्यकाल में इतिहास में ये सब चीज़ें पढ़ाई गई तो बंकिम चटर्जी ने कहा एक्ट नॉट चॉल बे भाई, ये तो नहीं चलेगा, मुझे कुछ देखना है, मुझे भारतीय इतिहास के बारे में समझना है। ये सच्चाई नहीं है जो ब्रिटिश बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई कल्चर ही नहीं था, ट्रेडिशन ही नहीं था, जो भी चीज़ें आई है सब बाहर से आई है। शायद इसी का ही परिणाम था कि बंकिम चटर्जी ने एक तरह से रिएक्शन दिया। इन्होंने कहा कि हमें हमारा खुद का इतिहास लिखना चाहिए, हमें हमारा खुद का इतिहास लिखना चाहिए, तो हम इसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेंगे। इस तरह से एक स्कूल ऑफ थॉट निकल के आया इंडियन हिस्टोरियंस के द्वारा। किसके द्वारा? इंडियन हिस्टोरियंस के द्वारा, जिन्होंने कॉलोनियल हिस्टोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सीखा। सीखने के बाद इन्होंने इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से लागू किया और कहा कि भाई देखो, हमारे अंदर राष्ट्रवाद की फीलिंग्स थी, हमें ये जो स्टीरियोटाइप बनाया गया है इसके सामने काउंटर करने की आवश्यकता है। काउंटर क्यों करने की आवश्यकता है? क्योंकि ब्रिटिश हमेशा से हमको नेगेटिव वे के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमें हमारी खुद की हिस्ट्री को देखना पड़ेगा। हमारी जो ग्रेटनेस है, सुपीरियोरिटी है, उसको हाईलाइट करना पड़ेगा। एंड वी कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश रूल इंस्टीट्यूशंस एंड द ब्रिटिश रूल ऑथर्स जो हमारे इतिहास के बारे में हमको बताए। तो इन सब के कारण जब अभी तक आपकी कॉलोनियल हिस्टोग्राफी चल रही थी, ये कॉलोनियल हिस्टोग्राफी के विरुद्ध में एक स्कूल ऑफ थॉट निकल के आया जिसे हम लोग कहते हैं नेशनलिस्टिक स्कूल।
नेशनलिस्टिक स्कूल का मतलब क्या है सर? ठीक है, राष्ट्रवादी विचारधारा से एक मोटिवेटेड क्लास ऑफ ऑथर्स निकल के आए। कुछ ऑथर्स 19th सेंचुरी के मिड में निकल के आए, कुछ 20th सेंचुरी में आए। यानी कि कुछ ऑथर्स 1850 के या 1800 के आसपास के पीरियड के अंदर निकल के आए, और जैसे जैसे समय का पहिया आगे गया और 1900 तक का पीरियड आया, यानी कि 1900 तक का पीरियड आया, तब तक नए ग्रुप ऑफ ऑथर्स निकल के आते हैं। ये जो नए ग्रुप ऑफ ऑथर्स निकल के आते हैं, इन सब लोगों को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रियलाइजेशन हुआ, इन्होंने खुद की रिसर्च की और बताया कि भारत कितना ग्रेट था, आप जो बता रहे हो वो गलत है। इसमें प्रोफेसर आर.सी. मजूमदार से लेके, भंडारकर से लेके, जायसवाल साहब से लेके, आर.एल. मित्रा से लेके, आपको बहुत सारे ऑथर्स मिलेंगे जिनके द्वारा अलग अलग प्रकार की किताबें लिखी गई, अलग अलग प्रकार के ओपिनियंस दिए गए। अपने हिसाब से इन्होंने खुद अंडरस्टैंडिंग की, क्योंकि दे वर वेरी मच नॉट हैप्पी विद द वे द ब्रिटिश वर पोर्ट्रेइंग अबाउट इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के बारे में क्या पोर्ट्रे कर रहे थे, इससे ये लोग विरुद्ध में थे। उससे इन लोगों को लग रहा था कि ये ज्यादती हो रही है और नेगेटिव वे में इंडियन हिस्ट्री और कल्चर को दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह से इनकी पूरी की पूरी शुरुआत होती है। इंटरेस्टिंगली भारतीय इतिहासकार आए, इन्होंने इंडिया की हिस्ट्री के बारे में खगोलना शुरू किया और कहने की कोशिश की कि इंडिया के पास तो बहुत पुरानी गवर्नेंस सिस्टम थी, इंडिया तो वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से चलता था, इंडिया में तो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टेट था, इंडिया में राजा अपने पावर को अब्यूज भी नहीं करता था। कैसे? तो जैसे कौटिल्य के द्वारा लिखी गई एक किताब है अर्थशास्त्र, आप सबको पता ही होगा, राइट? तो आचार्य विष्णुगुप्त के द्वारा, चाणक्य के द्वारा जब अर्थशास्त्र का निर्माण किया गया, दैट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ बुक्स, जिसमें राजा को क्या करना चाहिए उसके बारे में डूज एंड डोंट्स दिए गए हैं, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। आप इटाली के एक थिंकर का नाम सुनोगे कभी, मकियावेली नाम है, या मकियावेली के रूप में उनको कहते हैं। उन्होंने किताब लिखी थी द प्रिंस नाम की। ये मकियावेली बहुत ही बाद में आया, क्योंकि वो तो रेनेसो के पीरियड में आए, मतलब 1500 के बाद वाले पीरियड में आपको 16वीं शताब्दी में उनकी एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलती है, राइट। उनके कंपैरिजन में अगर आप कौटिल्य को देखोगे, तो कौटिल्य कब लिख के गए थे? व्हेन डिड कौटिल्य हैड रिटन? कौटिल्य हैड ऑलरेडी रिटन, already given a school of thought somewhere in the period of almost 4th century, 300 के आसपास का पीरियड है, 310 320 के आसपास का, जब उन्होंने अर्थशास्त्र के अंदर अपने राजा को क्या करना चाहिए उसके बारे में गाइडलाइंस दी गई है, फॉरेन पॉलिसी के बारे में गाइडलाइंस दी है, शासन कैसे चलाना है उसके बारे में गाइडलाइंस दी है। एक स्लोगन दिया था कोश मूलो दंड, कि राजा के सेना से बड़ा राजा का खजाना होना चाहिए। सेना तभी शक्तिशाली होगी जब तुम्हारा खजाना शक्तिशाली होगा। तो रेवेन्यू सिस्टम को ऑगमेंट करने की बात कर रहे थे। तो ब्रिटिश जब कॉलोनियल हिस्टोग्राफी में अपना ऑथर्स के द्वारा लिखवाते थे, ये वी.एस. स्मिथ और जेम्स मिल के द्वारा, कि भाई देखो इंडियंस को तो एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज ही नहीं था, गवर्नेंस का नॉलेज ही नहीं था, शासन कैसे चलाना है कोई नॉलेज नहीं था, जो भी राजा थे सब शक्तिशाली थे, डेस्पोट्स थे, कोई प्रजा के बारे में नहीं सोच रहा था, वेलफेयर के बारे में नहीं सोच रहा था, स्टेट फॉर्मेशन के बारे में नहीं सोच रहा था। पर भारतीय ऑथर्स ने खंगाल निकाला। 1905 में पहली बार आर समाज शास्त्री करके एक ऑथर थे, जिनको एक मैन्युस्क्रिप्ट मिली। ये मैन्युस्क्रिप्ट अर्थशास्त्र की थी। उसके ऊपर और काम हुआ। 1910 तक आते आते तो पिक्चर क्लियर हो गया कि भाई ये मैन्युस्क्रिप्ट तो बड़ी प्रोमिनेंट है और ये एक प्रकार की प्रिस्क्रिप्शन की बुक है। इट्स अ बुक ऑन प्रिस्क्रिप्शन, and being a book on prescription, it gives us a very detailed knowledge about how to run the state. स्टेट को कैसे डील करना है, स्टेट को कैसे मैनेज करवाना है, कहाँ आपकी सेना का मूवमेंट करना है, सब कुछ बताया हुआ है। तो जो स्कूल ऑफ थॉट कॉलोनियल हिस्टोग्राफी डिक्राई करती थी, बताती नहीं थी या उसको छुपाने की कोशिश कर रही थी, उसको हमारे नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के ऑथर्स ने उसको निकाल दिया। कहा कि भाई देखो, दिस इज द रियलिटी अबाउट इंडियन हिस्ट्री, and if it is this is the reality about the Indian history, then it is being expected out of the west कि भाई आप उसको स्वीकारो सर, ठीक है। इंटरेस्टिंगली ब्रिटिश हमेशा से ये कहते हैं कि इंडिया का स्टेट ऑटोक्रेटिक था, राजा डेस्पोटिक थे, वो कोई भी इंस्टीट्यूशंस नहीं चलाना चाहते थे। पर रियलिटी ये है कि इंडिया के यहाँ पे एक तरह की ऐसी व्यवस्था थी जहाँ न्याय व्यवस्था बहुत बढ़िया से चलती है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अंदर यही तो चीज लिखी गई है कि प्रजा के कल्याण के अंदर ही राजा का कल्याण है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है।
तो अगर प्रजा के हित में राजा का हित है, उसका मतलब ये होता है कि प्रजा के वेलफेयर के लिए राजा कार्य करेगा, तो उसमें ऑटोक्रेसी नहीं होगी, उसमें डेस्पोटिज्म नहीं होगी, उसको जस्टिस के लिए काम करना पड़ेगा। और ये इंडियन ऑथर्स ने ढूंढ निकाला। कैसे ढूंढ निकाला? जैसे मेगास्थनीज करके एक ग्रीक ऑथर आया होता है इंडिया के अंदर। मेगास्थनीज आप सबको पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था। मेगास्थनीज जब चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया, व्हेन ही केम टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, तो उसने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य दिन का ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ हिज डे ही वाज इन्वॉल्वड इनटू जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब है कि वो न्याय व्यवस्था के तहत वो खुद अपने कोर्ट में बैठते थे, अगर कोई कंप्लेन लेके आया तो उनको सुनते थे, और उसके बाद उसके ऊपर से हम ये कह सकते हैं कि भाई उनको सॉल्यूशन दिलाने की कोशिश कर रहे थे। सो दिस हाईलाइट्स द पार्ट, ये हाईलाइट करता है इस पार्ट को कि भाई जो इनके द्वारा ये कहा गया है कि भाई देखो जुडिशियल सिस्टम के अंदर कुछ नहीं था, भारत में इंस्टीट्यूशन नहीं थे, रेवेन्यू सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंडियन ऑथर्स ने ढूंढ निकाला, इसके लिए इसको नेशनल स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। भारत में एक टाइम के ऊपर मोनार्कीज थी, वो भी लिमिटेड थी। इट वाज सिमिलर टू समथिंग कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। केपी जायसवाल साहब ने इसके ऊपर काम किया है। केपी जायसवाल, अगर आप देखोगे ये वाले, केपी जायसवाल साहब ने काम क्या किया है पता है? केपी जायसवाल साहब ने किताब लिखी थी हिंदू पॉलिटी। उन्होंने जब हिंदू पॉलिटी नाम की किताब लिखी, उसके माध्यम से उन्होंने आइडेंटिफाई करवाया कि इंडिया में तो रिपब्लिक्स हुआ करते थे। रिपब्लिक्स कैसे? जैसे बुद्ध के पीरियड के अंदर आप सबको पता ही होगा कि बुद्ध की जो शासन व्यवस्था थी या बुद्ध की जो किंगडम था वो शाक्य किंगडम से बिलोंग करते थे। वो किंगडम गणसंघ था। गणसंघ की खासियत ये हुआ करती थी कि देयर वर काउंसिल्स। ये काउंसिल्स में राजा का चुनाव होता था, और राजा अपने मन से चाहे उतना डिसीजन नहीं ले सकता। उसको ये काउंसिल में प्रस्ताव रखना पड़ेगा, काउंसिल के अंदर वोटिंग होगा, वोटिंग होने के बाद फाइनली मेजोरिटी के बेसिस के ऊपर डिसीजन लिए जाते थे। तो ये दर्शाता है कि इंडिया हैड इंस्टीट्यूशंस वंस अपॉन अ टाइम इन एंटिक्विटी। भारत में, प्राचीन भारत के अंदर भी संस्थाएं हुआ करती थी। ये संस्थाओं का कार्य ही ये हुआ करता था कि भाई देखो, हम यहाँ पे राजा को कभी भी ऑटोक्रेटिक यानी कि वो मन चाहे बर्ताव करे वो अलाउ नहीं करेंगे। तो वेस्ट हमेशा से ये कहता रहा है, खास करके कॉलोनियल हिस्टोग्राफर्स, कि भाई देखो इंडिया में इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, राजा चाहे वो ऐसा ही कर रहा था, पर इन रियलिटी इट वाज समथिंग एल्स। रियलिटी में कुछ और चीजें आपको देखने को मिलेगी, राइट? ओके, तो हम इसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई दिस पार्ट एज वेल कि भाई देखो रियलिटी ये नहीं थी। इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट हुआ करती थी, इंडिया में पंचायत हुआ करती थी। आपने चोला पीरियड के बारे में पढ़ा होगा, राइट? आपने चोला पीरियड के इंस्क्रिप्शंस के बारे में देखा होगा, राइट? ओके, आप सबको थोड़ा बहुत पता होगा कि देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज उत्तरामेरूर। क्या नाम है? उत्तरामेरूर। मैं UM लिख देता हूँ यहाँ पे। उत्तरामेरूर नाम की जो संस्था है या एक गांव है तमिलनाडु के अंदर, वहां पे आपको एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें पंचायती राज की इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है। एक गांव है जिसको उत्तरामेरूर के रूप में कहते हैं, जहां एक परिषद हुआ करती थी, वहां के मेंबर्स का इलेक्शन होता था, हर 3 साल पे मेंबर्स की रोटेशन होती थी, वहां कमिटी होती थी, अगर कोई मेंबर भ्रष्टाचार या कोई प्रकार का करप्शन करता है तो उसको पनिशमेंट मिलती थी। ये सब कुछ चीजें दर्शा रही है कि हाउ प्रोग्रेसिव एंड इंस्टीट्यूशंस वर ऑलरेडी बिल्ट अप इन एंशिएंट इंडिया। तो ब्रिटिश जो नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट को डिनाई करते हैं और वो हमेशा से ही इंडिया को नेगेटिव चितरने की कोशिश करेंगे, उसको ये नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने नकार दिया। उन्होंने कहा कि भाई देखो, हमारे यहाँ पे मॉडर्न टैक्सेशन व्यवस्था भी थी। इनफैक्ट टैक्सेशन व्यवस्था में वेलफेयर सिस्टम भी आपको मिलती रहती है। वेलफेयर सिस्टम क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि भारत में बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोगों को एग्जेम्प्ट किया गया है। एग्जेम्प्ट करने का मतलब क्या है सर? ठीक है, एग्जाम करने का मतलब ही ये है कि इफ यू बिलोंग टू अ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल, if you are contributing to the state in other sense, the state will also make sure कि वो आपसे पैसा कलेक्ट ना भी करे। मतलब ये है कि भाई भारत के अंदर, जैसे अशोक की कहानी है, अशोक ने लुम्बिनी के अंदर जो पिलर इंस्क्रिप्शन इशू किया, उसमें उसने कहा कि भाई देखो, हम आर्बिट्रेरी टैक्सेशन नहीं लेंगे, और जहाँ जहाँ टैक्सेशन के अंदर हमको आवश्यकता है, हम जगह के बेसिस के ऊपर से
परिस्थिति आधारित हम लोग टैक्स कलेक्ट करेंगे। इनफैक्ट कौटिल्य ने कैनन्स ऑफ टैक्सेशन में बहुत क्लियर कट लिखा है कि लैंड रेवेन्यू में भी आपको लैंड को क्लासिफाई करना है। अगर अच्छी क्वालिटी ऑफ लैंड है तो आप ज़्यादा पैसा लीजिए जहां उपज अच्छी है, पर अगर उपज अच्छी नहीं है, अगर तुम वहां प्रजा से पैसा ज़्यादा लोगे तो प्रजा तुमसे खफा हो जाएगी, द पीपल विल नॉट बी हैप्पी एंड दे विल क्रिएट मोर हेडेक फॉर यू एज वेल सर। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी विल फाइंड कि इन्होंने आइडेंटिफाई करवाया और कहा कि भाई देखो इंडियन हिस्ट्री में तो ऐसी भी संस्थाएं चलती है। इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम में मोनार्की थी, पर मोनार्की में भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म था। मैंने बताया चेक्स एंड बैलेंसेस हुआ करते थे। तो जो वेस्टर्न ऑथर्स लिखते थे, वेस्टर्न ऑथर्स ने हमेशा से ग्लोरीफाई किया और कहा कि भाई देखो इंडियन हिस्ट्री ऐसी ही रही है और इंडियन हिस्ट्री में कुछ विकास ही नहीं हुआ, डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, तो इसको भी इन्होंने डिनाई कर दिया सर। ठीक है, ये नेशनल स्कूल ऑफ थॉट के कंटेक्स्ट में मैंने आपको बताने की कोशिश की। केपी जायसवाल साहब ने जब अपनी किताब हिंदू पॉलिटी लिखी तब उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को और इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को रिपब्लिकन पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि जो गणसंघ हुआ करते थे, जो बुद्धा के समय पे एग्जिस्ट किया करते थे या वैदिक पीरियड में भी एग्जिस्ट किया करते थे, जहां इन संस्थाओं के अंदर स्त्रियों की भी भागीदारी थी, उसको क्यों नहीं दिखाते हैं? आप देखिए सभा, समिति, विधाता, गण जैसी संस्थाएं जो वैदिक एरा में थी, उसको ये कभी भी कॉलोनियल ऑथर्स ने नहीं दिखाया। और कॉलोनियल ऑथर्स नहीं बताते थे, इसके लिए उन्होंने हिस्ट्री में इंडिया की एक नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे की। पर ये जो इंडियन ऑथर्स थे, जिनको ये चीज़ पता थी कि अगर भारत के अंदर एक तरह से आप देखोगे तो हिस्ट्री में अवेयरनेस डेवलप करवानी है, उसके थ्रू उनकी एक थोड़ी प्रकार की इमेज बिल्डिंग भी होगी और उनको एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, तो उसके लिए इन्होंने इन सब चीज़ों को उजागर करना शुरू किया, लिखना शुरू किया। नीलकंठ शास्त्री साहब ने हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया लिखी। केपी जायसवाल साहब हिंदू पॉलिटी में प्राचीन भारत की संस्थाओं के बारे में बताते हैं सर। ठीक है, उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि भारत के अंदर जैसे ब्रिटिश आए उस दौर में यूनिटी नहीं बनी, इवन अशोक और गुप्ता के पीरियड के अंदर भी भारत में कल्चरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनिटी आ चुकी थी। अब रियलिटी भी यही है, आप खुद ही देखिए सर। ठीक है, किसने कहा कि इंडिया में पॉलिटिकल यूनिटी ब्रिटिश ही लेके आए? वो तो ब्रिटिश ऑथर्स जस्टिफाई करते हैं कि देखो हमने आपको एक किया। आप खुद ही बताइए ना, आप खुद ही सोचिए, क्या ब्रिटिश नहीं आते तो हम एक नहीं होते? Don't you think that had it not been the British entry in India, we would not have been a one single society or one single nation? ये तो एक मिथ्या है, क्योंकि हम थ्रू आउट द टाइम, थ्रू आउट द हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो हमें ये चीज़ पता चलती है कि भाई समय अंतर के ऊपर भारत में ऐसे राजा, ऐसी व्यवस्था बनी हुई है जहां पॉलिटिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली विथ वेरिएशंस, विथ सम काइंड ऑफ वी कैन से डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, वी बीन लिविंग टुगेदर, है ना। तो हम वैसा तो है ही नहीं कि भाई हम लोग अलग अलग थे या ब्रिटिश के आगमन के कारण ही एक हो पाए हैं। इंटरेस्टिंगली केपी जायसवाल जैसे और भी ऑथर्स थे, भंडारकर साहब जैसे ऑथर थे, जिन्होंने ये भी आइडेंटिफाई करवाने की कोशिश की कि ब्रिटिश हमेशा से कॉलोनियल हिस्टोग्राफी में ये बताते रहे हैं कि देखो इंडिया का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है वर्ल्ड के अंदर। इंडिया टेक्नोलॉजी वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बैकवर्ड रहा था। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कल्चरल डेवलपमेंट ही नहीं रहा है। वेरएस इन रियलिटी वी विल फाइंड कि ये जो आपके नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ ऑथर्स थे, इन्होंने आइडेंटिफाई की है कि भाई देखो प्राचीन विश्व से ही हम अलग अलग एरियाज में डेवलप किए हैं। हमने रिलीजन और स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर काम किया है, हमने लिटरेचर के ऊपर काम किया है, हमने काम किया है टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब आप सबको पता होगा कि इंडिया से नंबर सिस्टम गई है, इंडिया से मैथमेटिक्स का इवोल्यूशन हुआ है, बहुत सारी चीज़ें वी विल सी कि इंडियन से डेवलपमेंट होता है, राइट? ओके। और रियलिटी ब्रिटिश हमेशा से ये आइडेंटिफाई करवाने की कोशिश करते रहे हैं कि इंडिया में हिंदूज और मुस्लिम्स तो कभी एक थे ही नहीं, वो तो ब्रिटिश ने आके एक करवाया। वेरएस ये जो नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के लोग थे, इन्होंने ब्रिटिश के ऊपर ही सवाल उठा दिया। सवाल किस तरह से उठा दिया कि आप कैसे आके हमारे ऊपर शासन कर सकते हो, है ना। एक छोटी सी कॉरपोरेशन, एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी वाज जस्ट अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी, a small trading company coming all the way thousands of kilometers from India, and it is coming suddenly and then justifying in history कि तुम्हारा कोई कल्चर, पास्ट और ट्रेडिशन नहीं था, इसके लिए हम तुम्हारे ऊपर राज कर रहे हैं। तो नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट ने नेशनलिज्म को डेवलप किया, इससे राष्ट्रवाद की विचारधारा बहुत उभर के आई और सैकड़ों ऑथर्स ने इसके ऊपर लिखा है। इसमें चाहे भंडारकर साहब हो, इसमें चाहे विश्वनाथ काथी रजावड़े हो,
या D.R. भंडारकर जैसे ऑथर्स हो गए हो, हेमचंद्र रायचौधरी जैसे ऑथर्स हो गए हो, मजूमदार साहब से ऑथर हो गए, जायसवाल साहब के बारे में बताया मैंने, नीलकंठ शास्त्री साहब ने हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया करके किताब लिखी थी, ये वाली किताब। इन सब के माध्यम से इन्होंने जो ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू था, और ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से इतिहास लेखन में इंडियंस को हमेशा से नकारात्मक दिखाने की जो प्रक्रिया बताई गई थी, उसको उन्होंने खोल दिया, पूरा का पूरा धागा खोल दिया, और कहा कि ये तो नहीं स्वीकार्य है, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं था, इंडियन सोसाइटी इतनी रिग्रेसिव नहीं थी जितना आप बताते हो। ठीक है, तो इस तरह से नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट निकल के आया। ये नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट में कुछ ऑथर्स ऐसे भी आए जिन्होंने इकोनॉमिक नेशनलिज्म को सबसे ज्यादा पीक के ऊपर लेके गए। इकोनॉमिक हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में कौन लेके आया, तो आप देखोगे दादा भाई नवरोजी जैसे लोग हैं, या आपको देखने को मिलते हैं R.C. दत्त या जस्टिस M.G. रानाडे, जिन्होंने हिस्ट्री और इकोनॉमिक हिस्ट्री के ऊपर अपने ओपिनियन दिए। और दादा भाई नवरोजी तो ब्रिटिश कार्यकाल में आप देखोगे नेशनल स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग कर रहे थे। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियरी दी और कहा कि ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया की वर्ल्ड की इकोनॉमी में कितनी कंट्रीब्यूशन थी। तो आप जब कहते हो कि 18th सेंचुरी इंडिया का डार्क एज का पीरियड था, तो तुम आए क्यों यहाँ पे, क्यों राज किया यहाँ पे? If you believe that कि India was going through a dark age, then why you conquered India? And if India did not had money and material, then what was the need for colonization? Right sir, ठीक है। So in reality colonization करने का intention तो इनका था ही। तो नवरोजी साहब ने इन सब चीज़ों को हाईलाइट किया, इसे आर्थिक राष्ट्रवाद का डेवलपमेंट किया। इवन ताराचंद जैसे ऑथर्स आपको देखने को मिलते हैं जिन्होंने नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के बेसिस के ऊपर से, यानी कि राष्ट्रवादी विचारधारा के ऊपर इतिहास लेखन करके ब्रिटिश अथॉरिटी और ब्रिटिश के द्वारा जो जो चीज़ें एक तरह से फैलाई जा रही थी झूठ के रूप में, उसको इन्होंने काउंटर किया। राइट, ओके। अब क्या हुआ आप समझिए सर, ठीक है। भारत में दो शाखाएं अभी तक उभर के आ चुकी है। 18th सेंचुरी के अंदर से ही ओरिएंटलिज्म की स्कूल ऑफ थॉट से जो कॉलोनियल हिस्टोग्राफी है वो डेवलप हुई। मैं फिर से आता हूँ यहाँ पे सर, ठीक है ना, टेबल के ऊपर, तो आपको क्लैरिटी होगी। राइट, ओके। वी विल सी कि ये ओरिएंटल स्कूल ऑफ थॉट को कॉलोनियल व्यू के अंदर कन्वर्ट किया गया, उसको काउंटर करने के लिए आपको नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट मिलती है। राइट, ओके। ये पहली और ये दूसरी मिल गई। राइट, अब क्या होता है कि भारतीय इतिहास के ऊपर, भारत के विचार के ऊपर, भारत के दर्शन के ऊपर लिखने वाला एक तीसरा वर्ग भी आया। ये तीसरा वर्ग बड़ा इंटरेस्टिंग था, जिसका ये मानना था कि अगर हमें हिस्ट्री को देखना है तो कार्ल मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। इसी को कहते हैं मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्टोग्राफी। बड़ा इंटरेस्टिंग है मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये कहता है कि हम नॉन पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे और नॉन पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे और हमारी टिप्पणी देंगे सर, है ना। ये मार्क्स की विचारधारा से प्रेरित लोग थे जो इतिहास लेखन में अपनी टिप्पणी करते हैं। अब मैं थोड़ा बहुत कार्ल मार्क्स के बारे में आपको बता देता हूँ और उसके बाद समझाने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट इज दिस मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट इन हिस्टोग्राफी। अब देखिए, कार्ल मार्क्स का नाम सभी ने सुना ही होगा। राइट, कार्ल मार्क्स ने एक बहुत ही पॉपुलर स्कूल ऑफ थॉट या दर्शन दिया था कि उसने कहा था कि इतिहास में जैसे जैसे प्रगति हुई है ना, एज एंड व्हेन द प्रोग्रेस हैज टेकन प्लेस इन हिस्ट्री, द सोसाइटी हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। वन इज हैव क्लास, वन इज हैव क्लास, एक ऐसा वर्ग है जिसके पास बहुत सारा है, सत्ता है, पैसा है, रिसोर्सेज है, संशोधन है, जिससे वो अपनी आजीविका का अच्छा खासा उपयोग कर सकता है। और दूसरा है हैव नॉट क्लास। हैव नॉट क्लास यानी कि एक ऐसा वर्ग जिसके पास कुछ नहीं है। क्या बताया है? एक हैव क्लास है सर, ठीक है, और दूसरा अगर आप देखने की कोशिश करोगे हैव नॉट क्लास है। कार्ल मार्क्स ने ये भी बताने की कोशिश की कि इतिहास को अगर आप सोसाइटल इतिहास के रूप में देखोगे ना, अक्रॉस दी वर्ल्ड हैव क्लास ने हैव नॉट क्लास का एक्सप्लॉयटेशन किया है। कॉलोनियलिज्म जो है उसको सपोर्ट करने वाली जो ताकत है वो कौन सी है? वो है कैपिटलिज्म। क्योंकि कॉलोनियलिज्म क्यों आया, उपनिवेशवाद क्यों बना, दुनिया के अलग अलग विस्तार में कॉलोनीज क्यों बनाई गई? ब्रिटेन के द्वारा इंडिया में, चाइना में, अफ्रीका में सैकड़ों जगह के ऊपर कॉलोनीज बनती है। खैर चाइना में अलग एग्जाम्पल था, बट खास करके एशिया के सैकड़ों विस्तारों में आप देखोगे, अफ्रीका के अंदर आपको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से लेके इतने सारे, तो उसके पीछे का मुख्य कारण ही था, कॉलोनाइजेशन के पीछे का कारण था कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। पूंजीवाद हैव क्लास का बेसिकली सपोर्टर है और वो ही हैव क्लास के कंटेक्स्ट में चलता रहता है। अब कार्ल मार्क्स ने इस चीज को हिस्ट्री के अंदर डाला और उसने कहा कि कोई भी सोसाइटी का प्रोग्रेस देखोगे ना, यू विल सी प्रोग्रेस इन एनी सोसाइटी और एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट इन सोसाइटी, यू विल ऑलवेज फाइंड टू क्लासेस। वन इज हैव, जिसके पास बहुत है,
और वन इज हैव नॉट, जिसके पास कुछ नहीं है। पूंजीपति और हैव नॉट को कहा गया है प्रोलिटेरिएट, या इसको कहते हैं सर्वहार। सर्वहार यानी कि गरीब, मजदूर, दबा कुचला वर्ग सर, ठीक है। अब आप इस कंटेक्स्ट में हिस्ट्री के अंदर ये दो क्लासेस के बीच में संघर्ष रहा है, इसी को कहते हैं क्लास कॉन्फ्लिक्ट। अब आप हमारे प्लस क्लासेस में आइएगा, आई विल एक्सप्लेन यू कि व्हाट इज दिस क्लास कॉन्फ्लिक्ट ऑल अबाउट, और ये दो वर्गों के बीच में लड़ाई कैसे हुई है, ये कार्ल मार्क्स ने बताया है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट के माध्यम से कार्ल मार्क्स हमेशा से ये चीज उद्बोधित करता रहा है, ये एक्सप्लेन करता रहा है, ये हाईलाइट करता रहा है कि भाई देखो, हैव नॉट क्लास और हैव क्लास के बीच में स्ट्रगल रहा है। और कॉलोनाइजेशन के अंदर भी यही हुआ है ना। कॉलोनाइजेशन के अंदर भी ये क्यों हुआ? क्योंकि जहां जहां कॉलोनीज बनी है वहां जो कैपिटलिस्ट कंट्री है, जो मदर कंट्री है, जो कॉलोनी की स्थापना करता है, वो हैव क्लास के रूप में है, और जो कॉलोनी के लोग हैं जैसे ब्रिटेन है वो हैव है और हम लोग हैव नॉट है। तो हमारे और इनके बीच में घर्षण रही है, कॉन्फ्लिक्ट आपको मिलती रही है। ये कॉन्फ्लिक्ट के बेसिस के ऊपर से अगर आपको हिस्ट्री को आइडेंटिफाई करना है तो हमेशा से ये क्लासेस के पॉइंट ऑफ से करने की आवश्यकता है, इकोनॉमिक क्लासेस के पॉइंट ऑफ से आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है, ना कि आपको नेशनहुड और बाकी सारे पॉलिटिकल कल्चर के पॉइंट ऑफ से, ठीक है। तो होता क्या है कि कार्ल मार्क्स ने अपना दर्शन दिया, ये दर्शन के बेसिस के ऊपर से उसने दुनिया भर की कॉलोनाइजेशन को स्टडी किया। अब कार्ल मार्क्स 1850s में लिखता था, दास कैपिटल नाम की उसने किताब लिखी थी जिसमें उसने कैपिटलिज्म की आलोचना की है। तभी उसने इतिहास लेखन के ऊपर भी अपनी टिप्पणी की थी। जर्मनी का नागरिक था, ओरिजिनली था, फिर वहां से वो यूरोप में बाकी सारे फ्रांस और बाकी सारे प्रदेशों में गया, ब्रुसेल्स गया बेल्जियम में, और फिर वहां से लंदन चला गया, और अपने साथी फ्रेडरिक एंगल के साथ मिलकर उसने काम किया है। कार्ल मार्क्स ने ये आइडेंटिफाई करवाने की कोशिश की कि हिस्ट्री में इवेंट सेंट्रिक हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में अगर आप देखने की कोशिश करिए और पॉलिटिकल हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में देखने की कोशिश करिए, इसकी जगह अगर तुम्हें देखना है तो सोसाइटी को देखिए, क्लास स्ट्रेटिफिकेशन को देखिए। आप एग्रेरियन और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बेसिस के ऊपर से हिस्ट्री को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए, ठीक है, रेदर देन पर्सनालिटी, पॉलिटिकल और इवेंट सेंट्रिक हिस्ट्री। ये कार्ल मार्क्स की विचारधारा के बेसिस के ऊपर से भारत में कुछ ऑथर्स आए जिन्होंने कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया के बेसिस के ऊपर से अपनी टिप्पणी की। जैसे इन्होंने आइडेंटिफाई करवाने की कोशिश की कि इंडिया में जो कॉलोनियलिज्म है, यानी कि उपनिवेशवाद की जो विचारधारा है, वो दो तरह से निकल के आई। एक आई है डिस्ट्रक्टिव और एक है रीजनरेटिव। रीजनरेटिव का फोर्स का मतलब क्या है कि उसने आके भारत में कुछ निर्माण भी किया। जैसे कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप करती है। ब्रिटिश ने भारत में आके रेलवेज बनाई, ब्रिटिश ने भारत में आके 2-4 रास्ते बना दिए, ब्रिटिश ने भारत में आके 2-4 बिल्डिंग बना दी, तो उसको कहते हैं रीजनरेटिव फोर्स। कल्चरल इंस्टीट्यूशंस बनाए, सोशल रिफॉर्म्स किए। और दूसरा है जिसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रक्टिव फोर्स। डिस्ट्रक्टिव फोर्स का मतलब क्या है कि कॉलोनियलिज्म एक ऐसी प्रक्रिया है जैसे जैसे वो शासन चलाती रहती है वो डिस्ट्रॉय कर देती है समाज को, अर्थव्यवस्था को, पॉलिटिकल ऑर्डर को। भारत में भी रीजनरेशन हुआ है लिमिटेड बेसिस के ऊपर, बाकी सब कुछ डिस्ट्रॉय हुआ है इकोनॉमिकली, कल्चरली, सोसाइटी एंड इवन पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सर, ठीक है। ये कार्ल मार्क्स की विचारधारा से मोटिवेट होके 1900s के बाद कुछ ऑथर्स निकल के आए। इनमें एक थे आरपी दत्त। आरपी दत्त, नॉट आरसी दत्त मैं कह रहा हूँ, आरपी दत्त में बात कर रहा हूँ। आरपी दत्त भाई साहब थे, इन्होंने एक किताब लिखी थी इंडिया टुडे। इन्होंने इंडिया टुडे नाम की जो बुक लिखी थी उसके माध्यम से उन्होंने जो ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको उन्होंने आलोचना किया। आरसी दत्त भी एक ऑथर थे जिन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वो नेशनल स्कूल ऑफ थॉट से पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते थे। आरपी दत्त करके एक और ऑथर देखने को मिलते हैं, रजनी पालमे दत्त, यहाँ पे लिखा हुआ है नाम। इन्होंने इंडिया टुडे नाम की बुक के अंदर पहले तो लिखा कि भारत में ये जो कॉलोनाइजेशन हुआ है ये 3 फेज में हुआ है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो 3 फेजेस में कॉलोनाइजेशन करती है। इन्होंने ही 1857 के ऊपर टिप्पणी की और कहा कि 1857 में भी क्लास कॉन्फ्लिक्ट था। क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्यों था? क्योंकि उसमें भी एक सामंती ताकतें थी जो जिसके विरुद्ध में किसानों ने विद्रोह किया था और सैनिकों ने विद्रोह किया था। इस तरह से आइडेंटिफाई किया। अब मजे की बात क्या है सर, ठीक है ना, कार्ल मार्क्स हमेशा से क्लास स्ट्रगल के ऊपर लिखता है और कार्ल मार्क्स ने ये बताया था कि अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट को या दुनिया भर के इतिहास को देखना है तो पॉलिटिकल हिस्ट्री मत देखिए। पॉलिटिकल हिस्ट्री में तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय अंग्रेजों के विरुद्ध में लड़ रहे थे, है ना, इंडियंस आर फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। बट इसके अंदर आप जाके देखिए कि कौन भारतीय लड़ रहे थे, हु वर द क्लास ऑफ पीपल विद इन द इंडियन कम्युनिटी हु वर फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। मैं फिर से कह रहा हूँ, भारतीय अंग्रेज के सामने लड़ रहे थे, ये तो ऊपर ऊपर से आपको दिख रहा होगा और दुनिया भर के इतिहास में यही लिखा गया है कि इंडियंस वर फाइटिंग फॉर द राइट्स
Indian were fighting for their authority, Indian were fighting for the freedom against the British. But who were that classes? तो बेसिकली कार्ल मार्क्स क्या कहता है, और इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में जब स्टडी किया गया तो आरपी दत्त, क्या नाम है, आरपी दत्त, रजनीपाल में दत्त, ये महाशय क्या कहते हैं बड़े इंटरेस्टिंगली, क्योंकि ये कम्युनिस्ट ऑथर थे, मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से मोटिवेटेड थे, तो इन्होंने कहा है कि द होल इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज नेवर अ मूवमेंट जहां कॉमन मैन ने पार्टिसिपेट किया. The whole Indian national movement was always dominated by the have class, that is called as the bourgeois class. कार्ल मार्क्स ने कहा था जो have class है उसको कहते हैं bourgeois, मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, अमीर लोग, धनिक लोग, and the lower middle class and the main masses, जिसके प्रोलिटेरिएट कहा गया है, ऐसे लोग जो गरीब है, वंचित है, मजदूर है, किसान है, वो सबों को राइट्स नहीं दिए जाते थे. इंडियन नेशनल मूवमेंट में आरपी दत्त ने इस तरह से आइडेंटिफाई करवाया और कहा कि भाई देखो, कांग्रेस में जो भी लोग थे ये सब के सब बुर्जुआ लोग कंट्रोल करते थे, और ये बुर्जुआ लोग ही थे, वो चाहे गांधी हो, वो चाहे नेहरू हो, वो चाहे इनिशियल कांग्रेस के लीडर हो, और इसी के कारण इन्होंने पूरी की पूरी कांग्रेस को हाईजैक करके रखा था. आरपी दत्त ने 1940s में किताब लिखी थी और उन्होंने कहा है कि ये कॉलोनियलिज्म और कैपिटलिज्म ही है जो भारत को गरीब का गरीब कर रही है. राइट, ऑब्वियस है, क्योंकि कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया है, उसको पीछे सपोर्ट करता है, वो कैपिटलिज्म की फोर्सेस सपोर्ट कर रही थी. बट इस बेसिस के ऊपर से इतिहास लेखन किया गया, ये मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी है. इसके लिए आरपी दत्त को कभी आप पढ़ोगे ना इंडियन हिस्ट्री के अंदर, तो आरपी दत्त वहां तक लिख देते हैं कि गांधी वॉज एन एजेंट ऑफ द ब्रिटिश. वो तो बुर्जुआ क्लास से बिलोंग कर रहे हैं. भारत में कम्युनिस्ट मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उसके पीछे का भी एक कारण है, क्योंकि उन्होंने थ्रू आउट द हिस्ट्री इंडिया के अंदर एक तो क्रांति लाने की कोशिश की, क्योंकि कार्ल मार्क्स कह के गया था कि भाई हमें क्रांति करनी है, क्रांति करनी है, क्रांति करनी है, वी आर सपोज टू ब्रिंग ऑन द रिवॉल्यूशन, पहली बात. दूसरा, अगर आप देखने की कोशिश करिए, क्रांति के साथ साथ इनका जो दर्शन है, द ओपिनियन ऑफ दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें ये हमेशा से कांग्रेस की आलोचना करते गए, और कांग्रेस की आलोचना करते गए, गांधी जी जैसे लीडर्स की आलोचना करते गए. तो ऑब्वियस है कि इन सब के कारण वी विल कम टू नो कि इनको सोशल बेस नहीं मिला, पर हिस्ट्री राइटिंग में इनका बहुत बड़ा प्रभाव रहा. इंटरेस्टिंगली ये हिस्ट्री राइटिंग में मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी से आपको AR देसाई ऐसे ऑथर भी देखने को मिलते हैं जिन्होंने भारत के अंदर ये बताने की कोशिश की कि भाई देखो, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो कोई रातों रात नहीं आया है, राष्ट्रवाद भी रातों रात नहीं आया है, ये 4-5 फेजेस में आया है. और उन्होंने ये बताने की ये भी कोशिश की कि द पूरा का पूरा नेशनल मूवमेंट है वो कैपिटलिस्ट क्लास और बुर्जुआ क्लास के अंडर में रहा है. बुर्जुआ क्लास के अंडर में क्यों रहा है? क्योंकि जैसे राजा राम मोहन रॉय थे जिन्होंने समाज सुधार किए, जो इनिशियली राष्ट्रवादी विचारधारा का फाउंडेशन करते, वो भी खुद बुर्जुआ थे. ही बिलोंग टू द इलीट क्लास ऑफ द सोसाइटी. राइट, इंडिया में जैसे जैसे आगे चलता है सोशल बेस बढ़ता है. ये सोशल बेस बढ़ने के बाद भी एक चीज बड़ी क्लियर कट थी 1900 से लेकर 1930s तक, कि अमीर धनिक वर्ग के ही लोग थे जो उसको लीड कर रहे थे, और इसके लिए वो क्लास स्ट्रगल के बीच में, उनके बीच में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थी, पर वो पावर को लेके ब्रिटिश के सामने फाइट करते रहे. इंटरेस्टिंगली इस प्रकार की हिस्ट्री को मॉडर्न हिस्ट्री के साथ डिफाइन किया गया. मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर जब डेफिनेशन देने की कोशिश की गई, तो एक ऑथर आए DD कोसंबी साहब, जिन्होंने कहा कि भाई देखो, आप ये पॉलिटिकल हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में चीज़ों को ना देखिए, अगर आपको देखनी है तो कल्चरल डेवलपमेंट देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखिए. एंशिएंट इंडिया के ऊपर इन्होंने अपनी किताब लिखी द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया, जहां इन्होंने कल्चरल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट के बेसिस के ऊपर से आइडेंटिफाई किया और कहा कि भाई देखो, हम नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री को सपोर्ट करेंगे. नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री में ही A.L. बैशम जैसे ऑथर्स ने भी किताब लिखी है द वंडर दैट वाज इंडिया. आप कभी आइएगा हमारे प्लस क्लास के अंदर, मैं आपको एक्सप्लेन करवाऊंगा. इसके ऊपर भी अलग अलग प्रकार की इंटरप्रिटेशन है. इसमें भी इन्होंने कहा कि हम पॉलिटिकल हिस्ट्री के बेसिस के ऊपर से नहीं लिखेंगे. इंटरेस्टिंगली R.S. शर्मा, रोमिला थापर, D.N. झा, सतीश चंद्र, इरफान हबीब जैसे ऑथर्स ने मिडीवल से लेके एंशिएंट पीरियड के अंदर अपने अपने ओपिनियन दिए. R.S. शर्मा ने फ्यूडलिज्म के ऊपर ओपिनियन दिया. एक डिबेट है फ्यूडलिज्म डिबेट हिस्ट्री ऑप्शनल के अंदर, जहां फ्यूडलिज्म कहां से आया है, फ्यूडलिज्म फ्रॉम टॉप, फ्यूडलिज्म फ्रॉम बॉटम, सामंतवाद किस तरह से निकल के आया है. बिपिन चंद्रा साहब ने इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस लिखी. ये भी मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से ही मोटिवेटेड है, पर ये सेंटर लेफ्ट पॉइंट ऑफ व्यू से चलती रहती है. एंड वी विल फाइंड कि इस तरह से भारतीय इतिहास के अंदर अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग प्रकार के ओपिनियंस दिए. इंटरेस्टिंगली 3 मुख्य धाराएं थी, 3 मुख्य शाखाएं थी. मैं सबके ऊपर नहीं जा रहा हूं, पर मोटे मोटे तौर के ऊपर आपको आइडिया क्लियर हुआ है कि मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट कुछ अलग ही चलता है.
इंडियन स्कूल ऑफ थॉट के कंटेक्स्ट में जो नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है वो अलग चलता है और कॉलोनियल व्यू अलग चलता है। आजादी मिलने के बाद 1947 के बाद ब्रिटिश ने एक और व्यू को सबसे ज्यादा प्रोपोगेट किया जिसे हम लोग कहते हैं कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट। अब ये क्या है, व्हाट इज दिस कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट, 5 मिनट सुन लो, फिर उसके बाद स्लाइड से आपको दिखा देता हूँ। कैम्ब्रिज नाम की संस्था है, आप सबको पता ही होगा, वन ऑफ द बिगेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, ये सब का नाम हमेशा से इतिहास से लेके हर एक रिसर्च में बोला गया, राइट। ये कैम्ब्रिज नाम की संस्था के अंदर कुछ इतिहासकार और ऑथर्स बैठे हुए थे जिनको ये लग रहा था कि भाई इंडियन नेशनल मूवमेंट को एक अलग तरह से देखने की आवश्यकता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि नेशनलिस्ट लोगों ने कहा कि ये तो भारत की आज़ादी की लड़ाई थी, मार्क्सिस्ट लोग कह रहे थे कि ये तो पूंजीवादी लोगों की लड़ाई थी, इसमें कोई कॉमन मैन का रोल प्ले नहीं है। कैम्ब्रिज वाले अलग लेके आए। कैम्ब्रिज वालों ने कहा कि इंडिया एज ए नेशन था ही नहीं, इंडिया एज ए नेशन बन भी गया वो भी एक बहुत बड़ा एक सवाल है, वो टिक नहीं पाएगा, शायद तक आगे कंटिन्यू भी नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ लोगों की हाइपोथेसिस थी। इसमें एक अनिल सील करके एक ऑथर हुआ करते थे। इनका इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर जो पूरा ओपिनियन है बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनका ये मानना है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट वन मूवमेंट। जैसे मार्क्सिस्ट लोग कहते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में मल्टीपल पार्टीज थी, मैंने बताया एक हैव और हैव नॉट के बीच में स्ट्रगल चल रहा है। यहाँ पे उनका ये मानना है कि देवर कास्ट ग्रुपिंग, देवर ट्राइबल ग्रुपिंग, देर वर groupings of capitalists, there were groupings of different regions, communities, people, and religious grouping as well, and all of them were fighting to get power within the British framework, है ना। हिंदूज अपने लिए काम कर रहे थे, डिप्रेस्ड क्लास अपने लिए काम कर रहे थे, ट्राइबल्स अपने लिए काम कर रहे थे, कास्ट ग्रुपिंग्स अपने लिए काम कर रहे थे, और वो अपने फायदे अपने हित के लिए ज्यादा काम करेंगे। ये कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट कहता है। क्या कहता है? और वो कहता है कि नेशनल मूवमेंट और इंडिया के जो पूरी नेशनहुड की जो जर्नी है, इसमें कोई एक ऑर्गेनाइज मूवमेंट नहीं था, ना ही कांग्रेस के द्वारा था, ना ही किसी और के द्वारा था, और उसके पीछे इनके तथ्य भी है ना। ये कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट को अनिल सील नाम के एक ऑथर ने बहुत पॉपुलराइज करवाया, ठीक है। अनिल सील और जॉन गैलेंगी जैसे लोग आपको देखने को मिलेंगे, जहां कैम्ब्रिज नाम की संस्था के अंदर इन्होंने इंडियन नेशनलिज्म को अलग तरह से आइडेंटिफाई किया। इन्होंने हमेशा से ये कहा कि इंडियन नेशनलिज्म में हमेशा से लोकल इंटरेस्ट और फिक्शनल राइवलरीज बहुत डोमिनेट करती रहती है, और ये ब्रिटिश थे जो आके आपको एक करवा के लेके आए, घुमा फिरा के वही बताने की कोशिश करेंगे। इनका ये मानना है कि इंडिया के अंदर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज या जो भी लोग फाइट कर रहे थे, दे वर फाइटिंग टू गेट द पावर, दे वर ट्राइंग टू गेट द रिसोर्सेज फॉर देमसेल्व्स। ये खुद के परस्यूट के लिए, परस्यूट ऑफ पावर के लिए संघर्ष करने वाले लोग आपको मिलते रहेंगे। इंटरेस्टिंगली इंडियन नेशनल मूवमेंट में कोई एक यूनिटी थी नहीं, क्योंकि जितने भी पॉलिटिशियंस थे वो अपने इंटरेस्ट, अपने क्लासेस, अपने कम्युनिस्ट मतलब अपने एजेंडा को फुलफिल करने के लिए ये नेशनलिज्म को पुश करने की कोशिश करेंगे। और इसी के कारण इन्होंने कहा कि वो चाहे मर्चेंट हो, लैंडलॉर्ड्स हो, लॉयर्स हो, ब्राह्मण्स हो, अनटचेबल्स हो, हिंदूज हो, मुस्लिम्स हो, दे वर ऑल पीपल टू वर्क अगेंस्ट ईच अदर टू गेट द पावर। और नेशनल मूवमेंट में ये सब अलग अलग ग्रुपिंग्स थे जो पावर के लिए अलाइनमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, राइट सर, ठीक है। एंड वी विल फाइंड कि ये कहते हैं कि नेशनलिज्म वाज बेसिकली अ प्ले फॉर पावर। अब क्या आप इसको सही मानते हो कि गलत मानते हो, ये तो बहुत बड़ा ओपिनियन है, क्योंकि आप अगर इनकी किताब पढ़ोगे तो ये हमेशा से ये कहेंगे कि इंडिया कभी एक नेशन के रूप में था ही नहीं, ये अलग अलग ग्रुपिंग संघर्ष किए जा रहे थे, और वी विल फाइंड कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इनके बीच में हो रही है। इंपीरियलिज्म आया ही था क्योंकि इनके बीच में लड़ाइयाँ चल रही थी, तो हमने आके इनको ठीक करवाया, हमने साम्राज्य बनाया, हमने इन सबको ठीक कराया, तब जाके ये लोग एक हुए, राइट। तो इस तरह से भी हिस्ट्री को आइडेंटिफाई किया, इसको कहते हैं कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट की हिस्ट्री सर, ठीक है। मजे की बात, वी विल फाइंड कि इनको द्वारा ये आइडेंटिफाई किया गया और इन्होंने ये कहा है कि क्लास, कम्युनिटी, ये जितने भी हैं, ये सब कुछ के लिए फाइटिंग, इनके संघर्ष के बीच की फाइटिंग थी। एंड वी विल सी कि ब्रिटिश राज जो है ये सबके बीच में एक कंसेंसस बना के सबको बीच में पावर रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आया था, ठीक है। तो ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है, दिस इज ऑल्सो स्कूल ऑफ थॉट दैट नीड्स टू बी स्टडीड एंड नीड्स टू बी अंडरस्टूड एज वेल। अब इसके सिवाय हिस्ट्री के अंदर एक बहुत ही बड़ा पॉपुलर स्कूल ऑफ थॉट निकल के आया, वो है हिस्ट्री फ्रॉम बिलो। अब व्हाट इज हिस्ट्री फ्रॉम बिलो सर, ठीक है। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि हम जब भी हिस्ट्री को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई गांधी ऊपर थे, कांग्रेस ऊपर हुआ करती थी, वो कुछ लीडर्स हुआ करते थे जिनके द्वारा आंदोलन चलाया गया, और कांग्रेस और गांधी के द्वारा आंदोलन चलता है, नेशनल मूवमेंट के अंदर लोगों ने पार्टिसिपेट किया, एंड इवेंचुअली वो नीचे से ऊपर प्रेशर डाल के सरकार के साथ साठगांठ करके इवेंचुअली ट्रांसफर ऑफ पावर और इंडिपेंडेंस और पार्टीशन की तरफ हम लोग गए, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है।
ये एक पर्सपेक्टिव है हिस्ट्री का, राइट सर, ठीक है। पर कभी आपने सोचा है कि ग्राउंड के ऊपर जनता के द्वारा कोई आंदोलन किया गया है, उसका भी आधार होना चाहिए। हमेशा से हिस्ट्री को पिरामिड के पॉइंट ऑफ से क्यों देखा जा सकता है? क्यों हमेशा से ये देखा जाता है कि भाई देखो, एक कॉलोनियल लोग हैं जो अपने इलीट व्यवस्था के अंदर चलाने की कोशिश कर रहे थे, दूसरे बुर्जुआ नेशनलिस्ट लोग हैं। बुर्जुआ का मतलब ही ये है, मैंने आपको बताया, मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से जुड़े हुए लोग थे। पर क्या गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी, जो भी व्यक्ति है, जो भी एक सामान्य व्यक्ति, उसका इतिहास क्यों नहीं लिखा जा सकता? Why cannot the history can be seen from the common man's point of view? Why it is always to be seen from a perspective of an organization, leader or some kind of big elite classes only? क्यों उनका लिखा जाता है, क्यों जनमानस का नहीं लिखा जा सकता? ये क्यूरियोसिटी थी एक ऑथर को जिनका नाम था रंजीत गुहा, फॉलोड बाय सुमित सरकार, जो इस दर्शन की आलोचना भी करते हैं पर इसको सपोर्ट भी करेंगे। इस स्कूल ऑफ थॉट को कहा गया है सबॉल्टन हिस्टोग्राफी। सुनिए मेरी बात, इसको क्या कहते हैं? सबॉल्टन हिस्टोग्राफी। क्या कहते हैं? सबॉल्टन हिस्टोग्राफी। क्या कहते हैं कि हिस्ट्री को नीचे से देखो, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को देखो, ना कि वर्टिकल, कि भाई यहां से आंदोलन चल रहा है, गांधी फिर ब्रिटिश के सामने संघर्ष कर रहे हैं, ब्रिटिश के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं। पर भाई यहां तो इतिहास ब्रिटिश का लिखा गया और गांधी का लिखा गया, कांग्रेस का लिखा गया कि गांधी जी के द्वारा 4 लोग चले आंदोलन में। अरे वो 4 लोग कौन थे? उसके सिवा और 40 लोग नीचे ग्राउंड पे क्या कर रहे थे, जरा उनका भी लिख दो। कॉमन मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखो। ग्राउंड के ऊपर हॉरिजॉन्टली कोई मूवमेंट चल रहा था कि नहीं कर रहा था, जिसके कारण ब्रिटिश को मोबिलाइजेशन की इंपैक्ट हो रही थी, ब्रिटिश को उसकी असर पड़ रही है, ब्रिटिश को आर्थिक इंपैक्ट हो रही है, ब्रिटिश को इसकी राजकीय सामाजिक इंपैक्ट हो रही है। तो रंजीत गुहा ने, ऑथर ही थे सर, इनकी अभी कुछ साल पहले मृत्यु हुई, इन्होंने कुछ वॉल्यूम्स में वी कैन से कि हिस्ट्री के ऊपर लिखा, और इनके बाद और भी ऑथर्स इनके साथ ज्वाइन हुए जिन्होंने हिस्ट्री फ्रॉम बिलो लिखने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि भाई कॉमन मैन का इतिहास लिखो, एक्सप्लोटेड क्लासेस, वर्किंग क्लास के बारे में बताने की कोशिश करो। सबऑल्टर्न क्लासेस ऐसे लोग थे जिनकी बहुत बड़ी इंपैक्ट रही है नेशनल मूवमेंट में। आप देखिए कि भारत में जितने भी ट्राइबल मूवमेंट्स हुए हैं, जैसे संथाल रिबेलियन हुआ है या बिरसा मुंडा का रिबेलियन हुआ है, वो सब लोअर क्लासेस के द्वारा ग्राउंड पे मूवमेंट हुए, जिसके कारण ब्रिटिश की जो फाउंडेशन है पूरी तरह से हचमचा गई है। ये सबऑल्टर्न क्लासेस ऐसे हुआ करते थे जो कास्ट, किनशिप, बाकी सारे सोसाइटी के बेसिस के ऊपर से चलते थे। एक मूवमेंट हुआ था गुजरात में जिसका नाम था देवी मूवमेंट। देवी मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जो लिकर के विरुद्ध में सामाजिक बेसिस के ऊपर से एंटी लिकर पॉलिसीज को प्रमोट करने के लिए समाज के द्वारा मूवमेंट किया गया था, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था। उसमें गांधी नहीं थे, उसमें कांग्रेस नहीं थी, और बहुत सक्सेसफुल हुआ। 1920s की ये बात है, देवी मूवमेंट साउथ गुजरात में होता है। तो ये दर्शाता है कि ऐसा जरूरी नहीं है हर बार कि भाई एक संस्था, एक इलीट बुर्जुआ क्लास की ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसी के द्वारा सब कुछ किया गया है। ये सबऑल्टर्न स्कूल ऑफ थॉट वाले मानते हैं सर, ठीक है। तो इनका ये मानना है कि जाति हो गई है, ट्राइब हो गई हो, किनशिप नेटवर्क्स हो गई हो, सोसाइटी हो गई हो, ये सब के सब लोग जाके मोबिलाइज कर रहे थे, ब्रिटिश के सामने संघर्ष कर रहे थे। इनके इतिहास की इंपॉर्टेंस, और यूपीएससी इसमें से बहुत पूछता है, ओपिनियन पूछता है, क्या आपको लगता है कि जो फलाने जगह के ऊपर हुआ ट्राइबल रिवॉल्ट था, इट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ सबऑल्टर्न मूवमेंट, यस और नो, इसके ऊपर टिप्पणी कीजिए। तो ओपिनियनेटेड सवाल आते हैं। इनफैक्ट आजकल कॉमन मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्ट्री फ्रॉम बिलो के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जब सवाल पूछते हैं तो यहाँ से आएंगे। इसमें सुमित सरकार की व्यूज है, रंजीत गुहा के व्यूज है, और भी ऑथर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इनके व्यूज को हमेशा से हमें ध्यान में रखना है। इनफैक्ट सुमित सरकार साहब की बुक भी है मॉडर्न इंडिया की, जहां उन्होंने ऐसे हिस्ट्री फ्रॉम बिलो को हाईलाइट किया है। तो इस तरह से हिस्टोग्राफी की ऐसी 4-5 शाखाएं है। इस शाखा में एक शाखा बड़ी पॉपुलर हुई है जिसे हम लोग कहते हैं कम्युनल हिस्टोग्राफी। कम्युनल हिस्टोग्राफी क्यों सर, ठीक है। तो आप देखोगे ना, जब ब्रिटिश थे तो ब्रिटिश ने जब हिस्ट्री को डिवाइड किया, तो मैंने आपको बताया कि एंशिएंट इंडिया को हिंदू पीरियड पहले कह दिया, फिर मिडिवल इंडिया को मुस्लिम पीरियड, और फिर 18th सेंचुरी के पीरियड को ब्रिटिश पीरियड कहा मॉडर्न पीरियड के रूप में। तो उससे कम्युनल कॉन्शियसनेस जग गई। हिंदू मुसलमानों के बीच में कहा गया कि तुम्हारा कल्चर, तुम्हारा हिस्ट्री, तुम्हारा पास्ट अलग है, ये दोनों की दोनों एक एंटेगोनिस्टिक कम्युनिटीज है जो कभी साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, और इनके सर्वाइवल के कोई पॉसिबिलिटी नहीं है सेल्फ सस्टेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह से जब इतिहास लेखन हुआ है, खास करके ब्रिटिश कार्यकाल में ही ब्रिटिश के द्वारा भी किया गया,
और भारत के अंदर रह के विदाउट मतलब प्री पार्टीशन इंडिया में 1947 से पहले अगर आप देखोगे अलीगढ़ के अंदर बैठे हुए कुछ ऑथर्स आपको मिल जाएंगे या कंटेम्प्रेरी ऑथर्स हिस्ट्री में अपनी टिप्पणी करने की कोशिश करेंगे जहां डिवाइड एंड रूल को जस्टिफाई किया गया कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। हिंदू और मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री को लिखने की कोशिश की गई और फिर इसको पॉपुलराइज करवाने के लिए ड्रामा, हिस्ट्री, पोएट्री, साहित्य, इन सब के माध्यम से इतिहास को लगाया गया और इवेंचुअली ब्रिटिश जो इसको जस्टिफाई करते थे इन द नेम ऑफ मुस्लिम अपीजमेंट, इन सब के कारण वी विल फाइंड कि एक हिस्टोग्राफी डेवलप हुई। ये कम्युनल हिस्टोग्राफी वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इन 1947। 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल के आया। मोटे मोटे तौर के ऊपर कम्युनल हिस्टोग्राफी के अंदर ये कहा गया कि मिडिवल इंडिया जो है वो इस्लाम का पीरियड था और हिंदू और मुस्लिम एंटेगोनिस्टिक कम्युनिटीज है जो कभी साथ में नहीं रह सकते, राइट। एंड वी विल सी कि हिंदूज को गुलाम के रूप में रखा गया और मुसलमान गुलाम बन जाएंगे। इस तरह की मान्यता के रूप में इतिहास को जब लिखने की कोशिश की जाएगी तो क्या होगा सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। व्हेन वी विल फाइंड कि इस तरह से हिस्ट्री को जब आप अलग अलग बेसिस के ऊपर से डिवाइड कर देंगे तो समाज के अंदर इसके कारण वी विल सी की क्राइसिस होने की शक्यता रहेगी। और ये भी ब्रिटिश के द्वारा सहारा लेके भारत में जब बंटवारा हो रहा है, पार्टीशन हो रहा है 1947 में, तो इसका भी लाभ उठाया गया है। इंटरेस्टिंगली इन अप्रोचेस से क्वेश्चन भी आए हैं यूपीएससी के द्वारा। आपको पूछा गया है डिस्कस द चेंजिंग अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री को पढ़ने के जो अप्रोच है वो कितने बदल गए हैं। तो पहले जो था वो कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अब नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अर्ली इंडियन हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि भाई हम एंशिएंट इंडिया की बात कर रहे हैं। मॉडर्न इंडिया के कंटेक्स्ट में भी आपको एक आध बार सवाल आया हुआ है बाय यूपीएससी, जहां यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था कि भाई आप जो 19th सेंचुरी के अंदर जो ट्राइबल रिबेलियंस देख रहे हो, पीजेंट रिबेलियंस देख रहे हो, वर्किंग क्लास का मूवमेंट देख रहे हो, क्या वो एक सबॉल्टन पॉइंट ऑफ से देखा जा सकता है कि नहीं देखा जा सकता? डेफिनेटली देखा जा सकता है। इनफैक्ट आज की तारीख में इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में आप देखोगे ना तो आपको एक फेमिनाइन स्कूल ऑफ थॉट भी निकल के आया है, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी भी आपको देखने को मिलती है। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी का मतलब ये है दोस्तों कि स्त्रियों का योगदान क्या रहा है इंडियन हिस्ट्री के अंदर सर, ठीक है। वाई द वुमेन एंड व्हाट वर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द वुमेन क्लासेस इन द इंडियन हिस्ट्री, वो भी एक इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट के रूप में निकल के आई है इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में। फॉरेनर्स की क्या कंट्रीब्यूशन है, ऐसे क्लासेस जिनको हिस्ट्री के अंदर नहीं पढ़ा गया है उनके ऊपर से आजकल सवाल आ रहे हैं। तो आपको जब जब हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में क्वेश्चंस आते हैं ऑप्शनल के अंदर, तो ये स्कूल ऑफ थॉट पहले पता हो जानी चाहिए कि ये कौन से स्कूल ऑफ थॉट को रिफ्लेक्ट करना है। अब आप कभी भी कॉलोनियल स्कूल ऑफ थॉट को और कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट को जस्टिफाई नहीं करोगे। कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट में ये चीज़ बहुत ही प्रोमिनेंट है क्योंकि कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट में मैंने आपको बताया वो ब्रिटिश ऑथर्स के द्वारा ही पॉपुलराइज किया गया था, अनिल सील और बाकी सारे ऑथर्स के द्वारा, कि भाई देखो इंडिया एक नेशन के रूप में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। एंड वी विल फाइंड कि जो पूरा नेशनल मूवमेंट है उसमें भी ये सब क्लासेस के बीच की लड़ाई थी, सब पावर के लिए संघर्ष कर रहे थे। हम नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के पॉइंट ऑफ से लिखते हैं और हम बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने की कोशिश करते हैं इंडियन हिस्ट्री को। हम मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं क्योंकि हमको ऑथर्स के ओपिनियन लिखने होते हैं। जब आंसर राइटिंग हम लोग करेंगे हम हिस्ट्री के अंदर तो मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा कि भाई देखो ये हिस्टोग्राफी के बेसिस के ऊपर से ऑथर्स के ओपिनियन क्या मायने रखते हैं, क्योंकि 1857 का रिवॉल्ट हो गया हो। 1857 के रिवॉल्ट में मार्क्सिस्ट ऑथर्स कुछ और कहेंगे, आरसी मजुमदार साहब कुछ और कहेंगे, एसएन सेन कुछ और बताने की कोशिश करेंगे, ब्रिटिश ऑथर्स कुछ और बताने की कोशिश करेंगे। हमें क्वेश्चन की डिमांड और उसके हिसाब से बैलेंस करके आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस करना है। खैर आज का पूरा जो सेशन था उसमें मुख्य मुद्दा ही ये रहा है कि भाई आप जब इतिहास को समझो तो इतिहास को हमेशा से हिस्टोग्राफी के पॉइंट ऑफ से देखो, ना कि रैंडमली कुछ भी देख लो कि भाई हिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो जब भी आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो हमेशा से दिमाग में एक चीज याद रखेगा दोस्तों कि भाई हिस्ट्री इज ओपिनियंस एंड दिस ओपिनियंस मैटर्स, ओके। ये कौन सी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग किए गए, कौन से व्यक्ति के द्वारा दिया गया है, वो ही चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। समझ में आया आपको, ठीक है। तो आज सेशन को कंक्लूड करते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल के कंटेक्स्ट में, और इवन ये जीएस के बच्चों को भी समझने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि नेशनल मूवमेंट में जिस तरह के आजकल सवाल आ रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं हिस्टोग्राफी आपको काम में आएगी। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। आज इस सेशन को कंक्लूड करता हूँ। क्लास की पीडीएफ आपको डिटेल के अंदर मिल जाएगी, और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हो, इफ यू आर प्लानिंग टू टेक अ सब्सक्रिप्शन, you are most welcome to join Unacademy at 27,999.
जीएस और ऑप्शनल दोनों का सब्सक्रिप्शन आपके पास अवेलेबल है 27,999 के अंदर। ये कोड को यूज करना ना भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी डिटेल और लिंक मिल जाएगी। आप जरूर से ज्वाइन करिए अनअकैडमी। मैं और मेरे साथी लोग आपकी यूपीएससी की जर्नी को हो सके उतना सरल से सरल बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।